यस प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों का टॉपिक जो स्टार्ट हुआ एंड टुमारो हमारा सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर था जी पर्टिकुलर, जिसमें मैंने आपको ओवरऑल सिलेबस के बारे में जस्ट एक इंट्रो प्रोवाइड करी कि आपके सिलेबस में 100 मार्क्स में कंपनी लॉ की कितनी वेटेज है एंड अदर लॉज पर्टिकुलरली कितनी कितनी वेटेज रखते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, आगे अगर हमने जो बात करी, हमने अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करा विच डील्स विद द वर्ड डिविडेंड। एंड डिविडेंड को कल आप लोगों ने एक वर्ड कहा सर, डिविडेंड इज बेसिकली अ रिटर्न। रिटर्न ऑन व्हाट द कंपनी, जो भी कंपनी में शेयर होल्डर्स ने पैसा क्या करा है, इन्वेस्ट करा है, उसके ऊपर आप लोग जो रिटर्न पे आउट कर रहे हैं। डिविडेंड इज बेसिकली अ नेम। दे तो आप क्या रहे हो, प्रॉफिट्स में से हिस्सा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। एंड नेक्स्ट वर्ड आप लोगों ने क्या पढ़ा, क्या सर डिविडेंड अपने आप में एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? इतना तो अकाउंट्स में हम पढ़ ही चुके हैं कि सर इट्स प्योरली क्या है, एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट अवेलेबल होंगे तो जरूर देंगे, बट प्रॉफिट अगर अवेलेबल नहीं है तो आई थिंक सो घर वालों को तो समझना चाहिए। शेयर होल्डर तो अपने खुद के घर के हैं, तो इनको तो पता होना चाहिए कि सर अगर प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे फिर तो हम आपको डिविडेंड पे आउट करेंगे, नहीं तो मतलब ही नहीं बनता। और शेयर होल्डर्स अपने कितनी तरह के होते हैं जी? दो। वन इज कॉल्ड एज इक्विटी, सेकंड इज कॉल्ड एज प्रेफरेंस। क्लियर? तो उसके भी बारे में हम जहां जहां तक नीड आएगी बात करेंगे। बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट किन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग सर? इक्विटी। क्योंकि प्रेफरेंस वालों के ऊपर तो रेट ऑलरेडी क्या होता है, फिक्स्ड। आपने इवन अकाउंट्स में जितने क्वेश्चन करे होंगे तो प्रेफरेंस के साथ तो क्लास ही लिखी होती है। 9%, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 12% प्रेफरेंस शेयर्स। और यहां कल से जो तुम सिस्टम समझ रहे हो कि जहां पे बोर्ड प्रपोज करेगा, नेक्स्ट आगे मेंबर उसको क्या करेंगे, फाइनल करेंगे इन द एजीएम बाय पासिंग द ओआर। सर ये मैं किसकी कहानी डिस्कस कर रहा हूं? ये प्योरली मैं, मेरे लिए काइंड ऑफ मैक्सिमम लॉ में शेयर होल्डर का मतलब ही क्या निकलता है, इक्विटी। अरे प्रेफरेंस वाले प्रेफरेंस लेके चले गए तो हर बात में आगे थोड़ी रखेंगे। डिविडेंड के मामले में वो आगे, रीपेमेंट के मामले में वो आगे, हर जगह थोड़ी आगे करेंगे। तो यहां पे मैक्सिमम थीम आप जितना भी कंपनी लॉ पढ़ेंगे, जहां भी वर्ड वोटिंग पावर आया, जहां भी वर्ड शेयर होल्डर आया, आपके लिए पहली प्रायोरिटी हमेशा कौन बनती है सर? इक्विटी। एंड अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, हु आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी? जो सबसे ज्यादा रिस्क क्या कर रहे हैं, बियर कर रहे हैं। तभी तो कहते हैं जो बचा लास्ट में वो सारा किसका, इक्विटी का। तो ये जो वर्ड्स हैं वो ऐसे नहीं बने आए, वो इन चीजों से रिलेटेड है। तो हमने कल एक टाइमलाइन ड्रॉ करी थी, जस्ट 2 मिनट्स, एंड आफ्टर दैट बैक टू द कॉन्सेप्ट सेक्शन पढ़ना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। क्लियर सर? हमने कल एक थीम रीड आउट करी थी जो आपके आज के पॉइंट सारे कवर करेगा। सबसे पहले तो एक फाइनेंशियल ईयर आपका क्या होता है जी, क्लोज। एंड इन दिस टॉपिक डिविडेंड मींस दो तरह के डिविडेंड, वन इज कॉल्ड एज फाइनल, सेकंड इज कॉल्ड एज एंटायर। क्लियर? फाइनल डिविडेंड का दूसरा नाम हम वर्ड क्या बोलते हैं, एनुअल डिविडेंड, सालाना, पूरे साल का। और वो नेचुरली जो कल से आपने ये सारा डेकोरम पढ़ा, ये टाइमलाइन जो अपन डिस्कस कर रहे थे, ये किसकी थी सर? एनुअल, फाइनल। एंटायरम डिविडेंड के लिए तो पावर ही किसके पास होती है, बोर्ड। और वैसे भी एंटायरम डिविडेंड कौन सा होता है, जो बिटवीन टू एजीएम, जो दो एजीएम्स के बीच में कभी भी दिया जाए, कभी भी दिया जाए। एंड मैं उसको अपनी लैंग्वेज में वर्ड बोलता हूं, एंटायरम डिविडेंड इज जस्ट लाइक अ पार्ट पेमेंट, जस्ट लाइक अ, कि चलो इतने आप ले लो, बाकी एजीएम वगैरह जब होएगी इस साल की पहली बात तो, अगर ये साल जैसे फॉर एग्जांपल करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 25-26, कौन सा चल रहा है, क्लोज कब होगा, 31 मार्च 2000। इसकी एजीएम कब होगी, 26-27। कब होएगी, ड्यूरिंग द ईयर थोड़ी होती है। पहले ईयर कंप्लीट होगा, नेक्स्ट ईयर में प्रीवियस ईयर की क्या होती है। अब ये चीजें आप थोड़ी और बेटर वे से भी समझ पाओगे, जैसे टैक्स में भी आप वर्ड दो बोलते हो, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। सर जी प्रीवियस ईयर कंप्लीट होगा तभी तो उसकी असेसमेंट कब होगी, अगले साल में। अब तेरे सामने 31 मार्च को तुम्हारी बैलेंस शीट क्या हुई, क्लोज्ड। क्लोज्ड रेडी थोड़ी हुई है, रेडी तो जाके होएगी सर अगले साल में। तकरीबन तकरीबन मान लो जून तक वो बनेगी, जहां पे मैनेजमेंट उनको प्रिपेयर करेगी, प्रेजेंट करेगी, एंड उसके ऊपर अपना ठप्पा लगाएगी, अप्रूवल, कि हमारी ओर से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओके हैं।
बट क्या पर्टिकुलरली, एक सिंपल सा वर्ड, क्या जो तुम्हारे शेयर होल्डर्स हैं, क्या वो ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो मैनेजमेंट ने बनाकर दी हैं, क्या उसको डायरेक्टली एक्सेप्टेबल कर लेंगे? अभी तक ये कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं? अनऑडिटेड। क्या वर्ड बोला? अनऑडिटेड। वो क्या प्रेस्क्राइब करेंगे? दैट इज द कंपनीज डेकोरम। क्या उन्होंने प्रेस्क्राइब करना? एक्ट में लिखा हुआ है, एवरी कंपनी के जो अकाउंट्स हैं, एफएस हैं, शेल बी क्या होंगे? ऑडिट। तो कंपनी को खुद ही पता है, ये शेयर होल्डर थोड़ी बताएंगे आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, वो तो आपके ऊपर वैसे ही डेकोरम एप्लीकेबल है, सेक्शंस वैसे ही एप्लीकेबल है। अब फिर यहां पे सर अपॉइंट कौन किए जाते हैं? ऑडिटर्स। ऑडिटर, ऑडिटर्स डिपेंड्स। बहुत बड़ी कंपनी है तो ऑडिटर्स, नंबर ऑफ सीएस, कि उस पूरे कंपनी का क्या वो क्या करेंगे? ऑडिट। हाँ, अगर कोई नॉर्मल लेवल की है तो चलो एक ऑडिटर भी काफी है, दैट डिपेंड्स, हमें उससे मतलब नहीं है। देन वो अपनी एक रिटर्न रिपोर्ट के जरिए क्या प्रेस्क्राइब करेंगे उसके ऊपर सर? ओपिनियन। क्या प्रेस्क्राइब करेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय ओपिनियन? लाइक राय, उनका कहना। क्योंकि जो बातें कौन कह रही थी? मैनेजमेंट। तुम्हारे शेयर होल्डर्स को मैनेजमेंट पे कोई विश्वास नहीं है। क्यों? वो क्या कहेंगे? सर ये तो आप बनाकर लेके आए, एंड बेसिकली आप वही काम करके लेके आए हो जो 365 दिन आपने यहां बैठे करा है। हम थोड़ी प्रेजेंट थे, हमें क्या पता वैसा हुआ है नहीं हुआ है। आप रिपोर्ट कर रहे हो, एफएस बना के दे रहे हो कि ये हमारा एसपीएल है, ये हमारा नेट प्रॉफिट है, हम कैसे बिलीव कर ले कि वेदर इट इज ट्रू एंड फेयर और नॉट? एक इंडिपेंडेंट पर्सन अपॉइंट करो जो इसका क्या करेगा? ऑडिट करेगा। जो यही बात, यही यही चार शब्द कौन कह दे? सीए साहब कह दे, हम मान लेंगे। और इसी वक्त बीच में लॉ के पॉइंट से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारी पोजीशन देखते हुए एक रेट क्या कर देते हैं? रिकमेंड। डोंट यूज द वर्ड डिक्लेयर। फाइनल डिविडेंड के मामले में वर्ड हमने कल क्या सुना सर? बोर्ड जस्ट क्या करेगा? प्रपोज। प्रपोज। डिक्लेयर तो फाइनली कौन करेंगे? मेंबर्स। वो भी कहां पे? एजीएम। पहली बार जीएम। जीएम किसकी होती है? मेंबर्स की। जीएम स्टैंड्स फॉर जर्नल मीटिंग। जर्नल मीटिंग, कहीं भी लॉ में वर्ड आ गया, जर्नल मीटिंग होने जा रही है, अरे सर जर्नल मीटिंग होती है मेंबर्स की, एंड वो होती हैं दो। कितनी होती है? वन इज ए, सेकंड इज ई। ए स्टैंड्स फॉर एनुअल, ई स्टैंड्स फॉर, एनुअल तो पता है साल में एक बार ही होगी, एनुअल तो हमें पता है साल में एक बार होगी, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिपेंड्स। कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाना पड़ गया, मेंबर से बातचीत करनी है, कभी मेंबर्स की रिक्वेस्ट आ गई कि हमारी मीटिंग करवाई जाए, सर एन नंबर। और अल्टीमेटली कंपनी के पॉइंट से मैं जस्ट ये पूछना चाहूंगा कि सर मीटिंग करना इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? गुड थिंग, बिकॉज कम्युनिकेशन बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, मैटर्स अच्छे वे से क्या होंगे? सॉर्ट आउट। तभी ईजीएम की प्रोविजन रखी गई है। सर अगर मान लो ईजीएम वर्ड ही ना होता, फिर तो मेंबर साल में जस्ट, और वो भी कब? एजीएम। एजीएम पे पहले इतने मैटर्स होते हैं डिस्कस करने वाले, सर क्या पता उसमें आधे मैटर रह ही जाएं। इसीलिए ई वर्ड, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। मैंने कल एजीएम को भी क्या कहा था? इट्स ऑर्डनरी मीटिंग। बाय डिफॉल्ट कौन है पता है सर? ये ऑर्डनरी मीटिंग है, साल में एक बार तो मेंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, और जरूरी भी है। अगर एक दिन भी ना उनको पूछा गया, फिर इन्वेस्टर्स की इज्जत गया। सिंपल सी बात। आप पर्टिकुलरली इतना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करके बैठे हो, अगर एक दिन भी उनको ना बुलाया गया, फिर उनकी इज्जत किस बात की है? नाउ, हमने यहां पे बात करी, चलो कल वाली कहानी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कितना रिकमेंड करा था? 12। ये बात चली गई, ऑडिट रिपोर्ट आ चुकी, बोर्ड रिपोर्ट बन चुकी, एजीएम बैठ गई। अब एजीएम में इन सारे मैटर्स को वर्ड बोलते हैं बिजनेस। क्या वर्ड बोलते हैं? कि क्या क्या बिजनेस ट्रांजैक्ट होंगे। दोबारा वर्ड, क्या क्या बिजनेस। और मैंने कल एक वर्ड कहा था, ये डिविडेंड डिक्लेयर करना इज अ ऑर्डिनरी बिजनेस। मतलब जितना तुम लेमैन लैंग्वेज में लेके चलोगे ना चीजों को, डोंट टेक इट एज काइंड ऑफ, एक चीज हमेशा सोचकर बैठना, एट प्रेजेंट भी क्योंकि आपकी स्टार्टिंग जर्नी है। अगर तो ये सोचकर पढ़ोगे सीए इंटर है पता नहीं क्या ही होगा, फिर आप ऑटोमेटिकली चीजों को हाइप दे रहे हैं और स्ट्रेस दे रहे हैं। टेक इट नॉर्मली, सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, तो तुम खुद ही जवाब दे रहे हो, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। इस वे से पढ़ो, आप कंसेप्ट पे वर्क करो, बस दैट्स इट। कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है। आपके सामने ही चीजें आएंगी अब, लाइक चाहे टैक्स है,
चाहे अकाउंट्स है, चाहे आपका लॉ है। हाँ, थिंग्स टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लेती हैं। नॉट फर्स्ट डे ही अपन उसका कंक्लूड कर लें भाई ये चलने वाला नहीं है। अभी तो हुआ ही क्या है, अभी तो स्टार्ट हुए हैं, अभी तो 1 वीक आपको समझने में लगेगा। आप हमें समझोगे, हम आपको समझेंगे, हर पर्सन की नेचर अलग अलग है। अब आपके चेहरे, आपके डाउट्स भी बोल रहे हैं, हमें रेकॉग्नाइज तो करने दो, स्कैनिंग तो करने दो। टेक यू टाइम। बट आप देखना कितनी पॉजिटिवली चीजें आपको जल्दी ग्रास्प होंगी। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनरी बिजनेस? कल अपन ने क्या वर्ड कहा था? ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब क्या है सर? एजीएम हो रही है, ये तो होएगा, ये तो जर्नल पॉइंट्स है, मतलब एजीएम बुलाई गई है, आपको इवन बताने की भी जरूरत नहीं। मैं थोड़ा एक्सट्रीम वर्ड, नोटिस जाएगा, मीटिंग बुलाने का भेजना तो पड़ेगा, इनविटेशन। मेंबर ऐसी थोड़ी अपने आप 30 तारीख को पहुंचेंगे। कल अपनी बात क्या हुई थी कि सर आपका तकरीबन 21, बहुत बढ़िया, 21 डेज हम लोगों ने क्या कहा था, नोटिस पहले भेजना पड़ेगा। मैं तो 30 दिन पहले भेज दिया। तो क्या सर उस नोटिस में इनको बताना पड़ेगा कि एजीएम बुलाई जा रही है और उसमें हमने डिविडेंड डिक्लेयर करना है? मेंबर्स कहते क्या यार पुरानी बातें कर रहे हो। पता तो है कि अगर एजीएम बुलाई गई है, उसका वन ऑफ द मेन मोटिव ऑर्डिनरी बिजनेस, ये 4 काम तो होंगे ही होंगे। कौन से 4? पहला, लेइंग ऑफ एंड अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बात बताओ, ये अप्रूवल किसने दी थी पहले? क्या मेंबर्स ने भी दी थी? अब देंगे। एजीएम में जब तक मेंबर्स उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, सर पहले तो बोर्ड ने ठप्पा लगाया था कि हमारी ओर से ओके, इनके कहने पे गए, उसके बाद ऑडिट नहीं हुआ। उसके बाद ऑडिट भी तो हुआ है, मन करे ऑडिटर ने क्वेश्चन मार्क लगाया हो, ऑडिटर ने कुछ चीजें सही करवाई हो। बोर्ड का अप्रूवल देना मतलब वंस हमारी ओर से ओके। मेन बात तो कब बनेगी? जब मेंबर्स उसको भरी एजीएम में क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे कि हाँ ठीक है जी, हम अपनी अडॉप्शन देते हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। नाउ दैट्स लॉक्ड, दैट्स लॉक्ड। अब उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। दैट इज द लास्ट वर्ड। मैंने तभी कल हाईलाइट करा था, अप्रूवल वर्ड और अडॉप्शन वर्ड अलग अलग है। अप्रूवल कौन देते हैं? बोर्ड। अडॉप्ट कौन करते हैं? मेंबर्स। एंड दूसरा बिजनेस कल अपन ने क्या कहा सर? यही डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डेक्लेरेशन ऑफ कॉमन सेंस, पता ही एजीएम बुलाएगी, कोई डिविडेंड की बात होगी होगी। और तीसरा चौथा मैटर हमने क्या कहा था सर? ऑडिटर्स एंड डायरेक्टर्स। ऑडिटर्स एंड की अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट, रेम्युनरेशन, ये कुछ कॉमन पॉइंट्स है। मतलब बाय डिफॉल्ट हमें पता होता है कि अगर एजीएम बुलाई गई है ना, ये काम तो होंगे। और बाकी सर इसके अलावा कुछ होगा, वो सारे बिजनेस क्या होंगे? स्पेशल बिजनेस होंगे। उनके बारे में तुम्हें बताना पड़ेगा कि सर इन 4 को छोड़ो, अपन ने ये भी डिस्कस करना है। दैट बिजनेस इज कॉल्ड एज स्पेशल। चलो ये एक्स्ट्रा पॉइंट था। वापस बैक टू कॉन्सेप्ट। मेंबर्स बैठे, शेयर होल्डर्स मीटिंग में आए, और वहां पे आपने क्या कहा? मीटिंग में क्या पास करवाना पड़ेगा? OR स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनरी। वर्ड इज ऑर्डिनरी। रेजोल्यूशन कब पास होता है? जब मेजोरिटी विंस, मेजोरिटी वोट्स आपकी फेवर में है। क्लियर? बट सर मेजोरिटी किसकी? जितनी वोट्स वैलिडली कास्ट हुई होंगी, जितनी वोट्स, कल वोट्स कास्ट नहीं, वैलिडली कास्ट, क्योंकि जैसे कल एग्जांपल ली थी, कुछ इनवैलिड वोट होती हैं। ये भी तेरे चैप्टर 7 का कंटेंट है। मैं वही कह रहा हूँ कि बैठ रहे हैं तो अपन प्रॉपरली किसी एक चैप्टर में नहीं, उल्टा सर आप लोगों के साथ इस चैप्टर में जाने के लिए मुझे बेसिक्स बहुत क्लियर करने पड़ेंगे। बातें कंपनी लॉ की कई क्लियर करनी पड़ेंगी, बट जब तुम जाओगे उन चैप्टर्स में, तुम कहोगे सर ये तो हो चुका, ये तो पहले अपनी बात हो चुकी। तब देखना उस टाइम पे तुम्हें स्पीड कितनी अच्छी मेंटेन होगी पढ़ने के लिए। देखकर ही कंसेप्ट बताओगे सर ये तो वो पॉइंट है। आप उन चीजों पे काम कर नाउ। सर यहां पे जी ओआर पास हुआ टू डिक्लेयर द वर्ड, क्या आया? एनुअल डिविडेंड, जो भी उस साल का, उस साल का मतलब 25-26, कल वाला एग्जांपल 25-26 का डिविडेंड यहां पे क्या हो गया? फाइनलाइज्ड। सर बोर्ड ने कितना प्रपोज किया था? क्या मेंबर एक्सीड कर सकते हैं? मैक्सिमम रेट, मतलब अप टू द प्रपोज्ड डिविडेंड। जितना बोर्ड ने रिकमेंड करा होगा मैक्सिमम मेंबर उतना ही पास ऑन कर सकते हैं, उससे ऊपर एक्सीड करना पॉसिबल नहीं। हाँ कम कर लो यार, बेशक 0 कर लो, ना लो, हमें कोई एतराज थोड़ी है। आप लोगों ने
+2 लेवल पे एक बिजनेस स्टडी का टॉपिक आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसमें वो 3 तरह के डिसीजन आते थे, उनमें से वन ऑफ द डिसीजन इज डिविडेंड डिसीजन। वही टॉपिक एजीएम पे आके मेंबर यही चीजें डिस्कस करती हैं, पर्टिकुलरली यार 12% खाने की क्या जरूरत है। कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। देखो मेंबर हर तरह के होंगे और हम किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते, हम तो रेजोल्यूशन कह रहे हैं कि जी तुम्हारा पैसा है, तुमने लेना है, लेना हो तो ले लो, नहीं लेना तो हमारे पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि पर्टिकुलरली आप क्यों ना एक नया बिजनेस एक्सपैंड कर ले। देखो कंपनी भी एक्सपैंड कहां से होगी? पैसों से। फिर मेंबर्स को ये होता है कि अपन कोई नहीं कल को अच्छी रिटर्न खाएंगे ना जी ना, हम सबने रेजोल्यूशन पास करा हमें डिविडेंड नहीं चाहिए, कोई इशू नहीं, आपकी इच्छा है। तभी हमने सारी बात किसके ऊपर छोड़ दी? मेंबर्स पे छोड़ दी, मेंबर खुद डिसाइड करें, हम बीच में नहीं आएंगे। अगर अगर ये लेने को कहते भी हैं, लेने को कहते भी हैं, हमारी ओर से मैक्सिमम रेट कितना है जी? इससे ऊपर तुम जा ही नहीं पाओगे। अब कई सियाने मेंबर बीच में होते, समझदार बंदे होते कि भाई आज का तू 5-7% तो खा लेगा, क्यों ना तेरे को इकट्ठी 15% दिलवा दूं, 20% रिटर्न करवा दूं। हाँ बट उसके लिए फिर आज छोड़ना पड़ेगा, जिसको हम वर्ड बोलते हैं प्लो बैक, री इन्वेस्ट। क्या वर्ड बोलते हैं? एक बात बता, कंपनी के ये डिविडेंड डिविडेंड कहां से दिया जाएगा? प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट्स आज ना खाएं, प्लो बैक कर दें, प्लो बैक मीन्स कल को डबल बूस्टर आएगा। अगर अच्छा मैनेजमेंट है, अगर अच्छा आपका व्यू पॉइंट है, सर देखो जितना पैसा कंपनी में पड़ा रहेगा, कंपनी उतना नेक्स्ट आगे ग्रो भी तो हाई स्केल पे करेगी। जैसे कल आपको मैंने क्या बताया, शेयर्स के केस में दो तरह की रिटर्न्स हैं, एक रेवेन्यू रिटर्न्स, एक रेवेन्यू रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कैपिटल रिटर्न्स लाइक एप्रिसिएशन। समझे पॉइंट? ये चीजें काउंट करती हैं। नाउ अब सुनिए सर, अपना फाइनली कंटेंट हम जो शुरू करने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर नंबर 8, दैट इज डेक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और कल मैंने आप लोगों को ये भी चीज एक बताई थी स्पेशली कि ये जो कंपनीज एक्ट है सर, ये इतना बड़ा एनेक्टमेंट है कि इसको भी लॉ ने बैकएंड से 29 चैप्टर्स के अंदर क्या करा? डिवाइड करा। एंड हम आज यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं ये भी कंपनीज एक्ट का ही चैप्टर नंबर कौन सा है? कहीं आप कहें जी बुक का चैप्टर, वो तो अलग चीज है। ये एक्ट का भी कौन सा है? चैप्टर नंबर 8। सर ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी कि मतलब आप डायरेक्टली 123 नंबर सेक्शन से शुरू कर रहे हो? नहीं, कंपनीज एक्ट को डिवाइड ही ऐसा करा गया है, सिमिलर सेक्शंस आर ग्रुप्ड इनटू वन चैप्टर। अब अगर लेटेड भी आपको डिविडेंड की बात करवाई जा रही है, तुम कहीं पूरे चैप्टर में, पूरे कंपनीज एक्ट में घूम लो, डिविडेंड वर्ड आया, चैप्टर 8। मतलब जितने भी तुम मेरे साथ पर्टिकुलरली किसी भी टॉपिक में बैठ जाओ, चाहे कल से आप रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस शुरू कर ले, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट शुरू कर ले, प्रोस्पेक्टस शुरू कर ले, क्यों? सिमिलर सेक्शंस, सिमिलर कॉन्सेप्ट एक चैप्टर के अंदर क्या कर दिए गए? मर्ज। दिस इज ईज ऑफ फाइंडिंग। अब एक बात बताओ, अगर मैं चैप्टर्स में डिवाइड ना करता, 470 सेक्शन इकट्ठे होते, मैं तुम्हें रैंडमली बोल देता डिविडेंड के बारे में पता करो, तुम 4 दिन लगा दोगे उसको ढूंढने में, कहाँ है, कौन सा सेक्शन है। अब इन्होंने क्या करा? 29 चैप्टर्स के नाम लिख के दे दिए कि ये चैप्टर किसमें डील करता है? डेक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ। तुमने इंडेक्स में से देखना डिविडेंड, ये रहा। दैट इज ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ फाइंडिंग। नहीं इतने बड़े बड़े इनेक्टमेंट्स है सर, हम कहां से ढूंढ लेंगे? हमें नहीं पता होगा इसकी बात, डिविडेंड की बात कहां करी हुई है। और ये चैप्टर पर्टिकुलरली डील करता है जी सिर्फ 5 सेक्शंस। मैं हमेशा सबसे छोटा चैप्टर पहले ही शुरू करता हूँ, डिविडेंड। एक तो वैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अकाउंट्स बेस्ड है। डिविडेंड में आपको सिर्फ 5 सेक्शंस पढ़ने हैं, 5, 123 से लेके 127। और हमारे पास थोड़ा डेकोरम, तुम्हें सेक्शंस का भी पता होना चाहिए। हमारे पास जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन है ना, सेक्शन 1 से लेके 148, ये चैप्टर 1 to 10 है। ये तुम्हारे चैप्टर 1 to 10। और एक है 379 से लेके तकरीबन 393 ए तक। वो आया था ना चैप्टर 22, कल बताया था मैंने, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटवर्ड। ये कंपनीज एक्ट है, ये कंपनीज एक्ट है हमारे सिलेबस। बाकी जितने भी सेक्शन है ना, वो सारे तुम्हें कहाँ मिलेंगे? फाइनेंस में।
जो आजकल सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल बना दिए गए, एसपीओएम बोलते हैं उसको अपन, जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर पास करना पड़ता है, उसमें लॉ भी है। हटाया नहीं है लॉ। हर बंदा कहता है जी फाइनल्स में से लॉ हटा दिया, कहाँ हटा दिया? उसका पेपर क्या बना दिया? ऑब्जेक्टिव टाइप बना दिया। दैट इज सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स। एंड अपने को पर्टिकुलरली वो चार चार मॉड्यूल्स हैं। मतलब जैसे एक कॉस्टिंग का है, एक लॉ का है, दो आप अपनी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ले सकते हो कोई भी, वो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं। उसमें आपको ये सारा कंटेंट दोबारा फिर मिलेगा। पर हाँ, हाफ पार्ट यहाँ पे कंपनी सेक्टर। सुनो, यहां पे जी हम बात करने वाले हैं 123 से लेके 127, स्टार्टिंग विद द सबसे पहला वर्ड, इंट्रोडक्शन टू। वर्ड क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड। साइड पे सेक्शन। पहली बात, किसी भी एक्ट में जाते हो सेक्शन 2 हमेशा कौन सा होता है? डेफिनेशन। और उसके अंदर सब सेक्शन नहीं होते, क्या होते हैं? क्लॉजेस। अब इसको प्रोनाउंस क्या करोगे? सेक्शन 2 क्लॉज 30। सेक्शन 2 क्लॉज 35 डेफिनेशन क्या देता है? पढ़िए। हाँ जी, डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड इंक्लूड्स एनी इंटरिम डिविडेंड। एनी एंटायरम डिविडेंड। मैं फिर वही बात बोलूं, सर ये तो उसकी आइडेंटिफिकेशन या उसमें इंक्लूजन आ गई, डिविडेंड का मीनिंग तो है नहीं। कंपनीज एक्ट ने कई ऐसे वर्ड्स दिए हैं मीनिंग जिनका है ही नहीं, पहचान है कि बस बताया गया डिविडेंड इंक्लूड्स, ये तो नहीं बताया डिविडेंड होता क्या है। कंपनीज एक्ट ने अपने पर्पस के लिए वर्ड क्लियर करा। सर डिविडेंड मतलब डिविडेंड इंक्लूड्स एंटायरम डिविडेंड। मतलब दो तरह के डिविडेंड, वन इज फाइनल, सेकंड इज एंटायर। नेक्स्ट, द टर्म एंटायरम डिविडेंड मींस द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बिटवीन। नेक्स्ट, सर व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड? पढ़िए जी। सबसे पहले फाइनल डिविडेंड। हाँ जी, फर्स्टली डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड। अंडरलाइन द वर्ड रिकमेंडेड। जो पिन पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे सारे आपको 1 to 1 लिखे हुए मिलेंगे। पहला वर्ड क्या बोला? फर्स्टली डिविडेंड को क्या किया जाता है? रिकमेंड। रिकमेंड स्टैंड्स फॉर प्रपोज्ड बाय द बोर्ड। और ये कहानी किसकी चल रही है? फाइनल डिविडेंड। किसकी चल रही है? फाइनल। दूसरा, देन द मेंबर्स इन द कहां पे? आप ना एक चीज समझना, इंटर लेवल पे वो तुम्हें मैक्सिमम प्रोवोक करेगा फॉर बीइंग रॉन्ग। जानबूझ के क्वेश्चन में उल्टे सीधे पॉइंट पूछेगा। मतलब कहते नहीं, आप लोग बस तैयार बैठे होंगे कि हिंट मिल जाए, वो हिंट गलत होगा। या मे बी तुम शायद क्वेश्चन पढ़ते टाइम उस सेंस में नहीं होंगे, वहां पे एजीएम की जगह ईजीएम लिखा होगा। सर ईजीएम में तो डिविडेंड होता ही नहीं, ईजीएम में तो डिविडेंड होता ही नहीं एनुअल वाला। एनुअल वाला तो होता ही कहां पे है? एजीएम। आपको सर नॉलेज उतनी रखनी है, पढ़ना भी वैसे ही है, बस अपनी कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी है, क्वेश्चन को पढ़ने की सेंस चेंज करनी है कि बस मेरे को क्वेश्चन पढ़ने में गलती ना हो जाए। कंसेप्ट अपने बीच ही रहेगा। जो तुमने यहां पढ़ लिया, मॉड्यूल पढ़ लिया, जहां से पढ़ लिया, सारी चीज एग्जैक्ट सेम मिलेगी। बस क्वेश्चन पढ़ने की सेंस, रीडिंग स्किल्स, बार बार रीडिंग स्किल्स पे काम करो। शब्दों को, अब मैंने फाउंडेशन लेवल पे बताया था भी, कई बार वो वर्ड ही ऐसा ढूंढ के लेके आएंगे जो डिक्शनरी के बिना पता ही नहीं होगा। अब जब मुझे क्वेश्चन में उस वर्ड का मतलब ही नहीं पता, लास्ट भी हुआ सितंबर 25, लिटरली मैंने भी क्वेश्चन अगर पढ़ा, मुझे भी कंफर्म करना पड़ा कि उस वर्ड का मतलब यही होता है ना। इस तरह की वोकैबुलरी भी वो कई बार पेपर में ले आते हैं, क्योंकि उनको कॉमन है। सिंपल सी बात, बच्चे को जब मीनिंग ही नहीं पता होगा वर्ड का, उल्टा सीधा लिखेगा, गलत होएगा। ये चीजें बड़ी काउंट करती हैं। तो मैं हमेशा क्यों कहता हूं कि क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, यहां पे मेरे सामने बैठकर सॉल्व करो, पर अपना अपना पढ़ो। इंग्लिश अपनी अपनी पढ़ो, पर्टिकुलरली सर एकेडमिकली अपने आप को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा कि तब जाकर मुझे क्वेश्चंस क्या आएंगे, समझ आएंगे। मेरे से पढ़वाने हैं, जितनी मर्जी बार पढ़ा लो यार, पेपर मेरा थोड़ी है। मेरे लिए तो क्वेश्चन कितनी बार हो चुके, कितनी बार आगे पता नहीं होने हैं। मेन थिंग इज, आप जब क्वेश्चन को पढ़ते हो ना, एक्चुअल मीनिंग तो तब आपको पता लगता है, अच्छा इसका मतलब ये था, ये पूछा जा रहा था इस क्वेश्चन के अंदर, आपका कुछ और ही माइंड में लेके चल रहे थे। और ये चीज आपने भी फेस करी होगी, कई बार तो क्वेश्चन पढ़ा समझ नहीं आया, आंसर पढ़ा तो पता लगा अच्छा अच्छा क्वेश्चन ये था, फिर क्वेश्चन दोबारा पढ़ा। दैट इज द रीडिंग स्किल जो लॉ में हमें चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए अपने को। रीडिंग स्किल्स कि आपको समझ आना चाहिए उस वर्ड का मतलब क्या है। एंड मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, जितनी पार्टिसिपेशन रखोगे
आप खुद अपने आप में वर्कआउट देखना किस लेवल का निकलेगा कि फर्क है सर, फर्क है। अब पढ़िए, द मेंबर्स इन द, कहां पे, मे डिक्लेयर, वर्ड इज, व्हाट डू मे डिक्लेयर, मैंडेटरी थोड़ी है, डायरेक्टरी है, मेंबर्स को लेना होगा तो ले लेंगे, नहीं लेना होगा तो मना कर देंगे। समझ आया वर्ड? पूरी लाइन में एक वर्ड नहीं, मीनिंग चेंज कर दिया। अगर मैं बोल दूं शेल, करेंगे ही करेंगे। समझिए ना वर्ड? अगले ने क्या यूज करा, मे डिक्लेयर। सर मेंबर्स का पैसा लेना होगा ले लेंगे, नहीं लेना होगा मना कर देंगे। हमें क्या दिक्कत है, हम तो वैसे भी प्रपोज करा था। पढ़िए, मे डिक्लेयर द डिविडेंड बाय पासिंग द ओआर, एंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एट एन एजीएम इज एन आइटम ऑफ, क्या है, ये आम बिजनेस। आगे, द मेंबर्स मे रिड्यूस द रेट और अमाउंट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड बट दे कांट, साथ में लिखा हुआ है रेगुलेशन 80 ऑफ द टेबल एफ। टेबल एफ, टेबल एफ, टेबल एफ कौन सा था, आर्टिकल्स। टेबल एफ कौन सा था, ए बी सी डी ई किसके होते हैं, मेमोरेंडम। एफ जी एच आई जे, और एफ वाला है पहला, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, उसके वाला। उस टेबल एफ की रेगुलेशन नंबर 80 में लिखा हुआ है मेंबर कांट इंक्रीज इट। अगर आपने डिविडेंड देना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना देना है, जितना बोर्ड क्या करेगा, रिकमेंड करेगा, बेशक ना दे, कम दे, पर इस रेट से ऊपर नहीं जाना। जितना भी बोर्ड ने क्या करा होगा, रिकमेंड करा होगा। नाउ सर, अच्छा अगर बात एंटायरम डिविडेंड की चली है तो एंटायरम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय ही क्या होता है, वर्ड ही देख, डिक्लेयर्ड बाय। क्योंकि इंटायरम डिविडेंड के लिए पावर किसके पास है, अभी इंटायरम डिविडेंड का एक लास्ट टॉपिक आएगा, उस पर अच्छी खासी डिस्कशन करेंगे इंटायरम डिविडेंड को लेकर। बट नाउ अब आइए सर, पहला सेक्शन शुरू करते हैं जी। सेक्शन 123 दैट इज रिगार्डिंग द कंडीशंस फॉर किसकी, डेक्लेरेशन एंड पेमेंट। क्लियर? सबसे पहला पॉइंट सर, डिविडेंड दिया कहां से जाएगा, व्हाट आर द सोर्सेस, प्रॉफिट्स, द मेन सोर्स बट नॉट द ओनली सोर्स। क्या वर्ड क्लियर हो, द मेन सोर्स, प्रायोरिटी सोर्स इज प्रॉफिट्स बट नॉट द ओनली सोर्स। यही एक पेपर में किसी टाइम पे, मतलब अब तो चलो हो चुके, 2019 या 20 का क्वेश्चन आया था एक बार, उसमें उसने यही पूछा। वही ना, अपा ना कई बार हार्ड लेवल की तैयारी करते करते ना बेसिक छोड़ दें, सारे लीव इट कर जाते हैं। कई बार वो क्वेश्चन ही बेस में से निकाल के लेके आएगा। वो कहते मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस तू ये बता कि डिविडेंड के सोर्स क्या है। कहता जी प्रॉफिट्स। एंड प्रॉफिट्स भी कौन से, सर करंट ईयर के प्रॉफिट्स और माइट बी प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड पीएल जिसको वर्ड बोलते हो आप, जितना तेरा सरप्लस अकाउंट में क्या पड़ा है, बैलेंस, सर उसमें से दे दो, रिजर्व में से दे दो, चलेगा। फिर मैंने बार बार पूछा क्या ओनली प्रॉफिट्स, कहता हाँ जी ओनली प्रॉफिट्स, जबकि सोर्सेस कितने गिवन है। दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है, सिर्फ एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, ये इतनी सी लिखनी थी, जिसके कारण आधे नंबर कट गए, आधे नंबर कट डाउन। वही है ना, आप जितने क्वेश्चन करते हैं सब में सोर्स मिलता ही कौन सा है, प्रॉफिट। अपने दिमाग में पट्टी क्या जड़ जाती है, प्रॉफिट्स, बट इट डजंट। सेक्शन ने क्या लिखा हुआ है, दो चीज, पहला क्या है, प्रॉफिट्स, दूसरा क्या है, मनी प्रोवाइडेड बाय, किसके द्वारा, सीजी या एसजी, इन परसुआंस ऑफ गारंटी गिवन बाय इट। कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी होगी कि आपके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, लाइक गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनीज में आज की डेट में कोई पैसा इन्वेस्ट करता है, बहुत कम। उसका कारण पीएसयू सेक्टर, सर ये तो पहली माउंटिंग लॉसेस में, और हम लोग अपना पैसा लगा के, क्योंकि गवर्नमेंट एरियाज क्या है, करप्टेड, तो वहां पे सीजी या एसजी क्या करती है, स्टैंड लेती है कि आप हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, आपको क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए, हम देंगे, प्रॉफिट्स होंगे तो भी देंगे, ना भी हुए बैठे, सरकार देगी अपने आप से। दैट इज मनी प्रोवाइडेड बाय सीजी और एसजी इन परसुआंस ऑफ गारंटी गिवन बाय इट, दैट इज। हाँ ये कह लो कि आमतौर पे नहीं मिलता, तो तभी तो याद नहीं रहता। आमतौर पे सोर्स हमेशा आपको क्या मिलेगा, कंपनी की प्रॉफिट्स, याद ही वही रहता है। पर सेक्शन ने थोड़ी कहा, सेक्शन ने तो ये भी लिखा हुआ है कि मनी प्रोवाइडेड बाय सीजी और एसजी इन परसुआंस ऑफ गारंटी गिवन बाय एंड। अब आइए द मेन सोर्स, मेन सोर्स कौन है, प्रॉफिट्स। पढ़ो जी,
प्रॉफिट कौन से, पहला नंबर वन, फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। व्हाट डू यू मीन बाय करंट फाइनेंशियल ईयर? जो ताजा उस साल में कमाया है, जिस साल का तुम क्या देने जा रहे हो, डिविडेंड, उस साल के जो भी प्रॉफिट्स, दैट इज करंट फाइनेंशियल ईयर। आप उसमें से जितना प्रॉफिट, मैं तो कह रहा हूँ प्रॉफिट अवेलेबल है, हाँ बट पहले सबका बांट दो, डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट, सरकार को टैक्स, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड, सब कुछ बांटने के बाद जो लास्ट थिंग बचेगी, बैक टू दोबारा क्या बोला मैंने, सबसे लास्ट आइटम क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होती है? सोचो, क्या सबसे लास्ट आइटम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होती है? उसके बाद कौन बैठे हैं, प्रेफरेंस वाले। प्रेफरेंस वालों को क्या देना है, डिविडेंड। सर मुझे वो प्रॉफिट निकाल के दो जो किसके लिए बचे हो, इक्विटी वालों के। वो आपकी इच्छा, देने को सारा बांट, सारा यूज कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। और उल्टा कम पड़े आपने कमिटमेंट ज्यादा कर दी, प्रॉफिट कम अवेलेबल है, कोई इशू नहीं, पिछले प्रॉफिट पड़े तो हैं, एक्यूमुलेटेड पीएल पड़ा तो है, सरप्लस अकाउंट में पैसे पड़े तो हैं, रिजर्व्स पड़े तो हैं, वहां से दे दो। यार जब कमिटमेंट कर दी, जब डिक्लेयर मेंबर ने कह दिया कि हम तो 15% लेंगे, फिर 15% के पैसे इकट्ठे करो। हाँ करंट ईयर से मिल जाए बहुत बढ़िया, करंट ईयर मोटे प्रॉफिट्स हुए, तुम्हारा करंट ईयर में सर गया, रिजर्व्स को हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब करो बढ़िया। अगर कम पड़ गया फिर भी क्या इशू है, पिछले प्रॉफिट्स पड़े, दैट इज द सेकंड वर्ड फॉर प्रीवियस, क्या लिखा हुआ है, एफ वाइज, पिछले साल या पिछले साल जो भी पड़े होंगे, एंड वो रिमेनिंग क्या है, दैट मीन्स ये कौन है सर आपका, एक्यूमुलेटेड, क्या है ये, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपका, या सरप्लस अकाउंट कह लो, जिसको भी कह लो, जो रिमेनिंग आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड है सर, वहां से यूज कर लो, सबसे बढ़िया चीज। आगे नेक्स्ट इज, या फिर थर्ड वर्ड वर्ड क्या लिखा हुआ है, अच्छा इन तीनों वर्ड्स में एंड है या और स्टैंड्स फॉर सेपरेशन है, कंजंक्शन तो नहीं है, सेपरेशन। पहली प्रायोरिटी करंट फाइनेंशियल ईयर, मान लो करंट फाइनेंशियल ईयर में लॉस है, क्या हम डिविडेंड दे सकते हैं? हु सेज, किसने कहा आपको? मेरे क्वेश्चंस पे ध्यान देना, मैं वही बात है, मेरे पास फाउंडेशन वाले समझ के नहीं, मैं इंटर वाले समझ के पढ़ाऊंगा। किसने कहा, मैं कह रहा हूं करंट ईयर में लॉस है, 5 लाख का घट है, और मेंबर इतने जिद्दी कहते हैं हमें तो डिविडेंड दो, क्या दे सकता हूं? दे सकते हो, कहां से? मैं वही वर्ड पूछ रहा हूँ, वर्ड एंड नहीं है, या क्या है? सर फिर क्या हो गया, करंट ईयर में लॉस हो चाहे, किसने कहा कि डिविडेंड नहीं दे सकते? उल्टा ऐसी कंपनीज बांटती हैं, ऐसी कंपनीज उल्टा डिविडेंड बांटती हैं, ताकि मार्केट में वर्थ बनी रहे, नाम बना रहे। आला कहता फिर क्या हो गया, कंपनी लॉस में, देख पिछले साल के प्रॉफिट्स में से फिर भी डिविडेंड बांटा, मार्केट कैप्चर भी तो करनी है। अगर 1 साल डिविडेंड न दिया, 2 साल डिविडेंड न दिया, सर ये सब कैपिटल विड्रॉ करके चले जाएंगे। अल्लाह कहता चलो दूसरी कंपनी, क्यों, दूसरी कंपनियां मोटा प्रॉफिट बांट रही हैं, एंड इन्वेस्टर इज मेंट ओनली फॉर रिटर्न्स, जो रिटर्न्स देगा आपका तो उधर है भाई, पैसा पैसे को खींचेगा, हम लोग तो कौन है, सीधी सी बात। तो यहाँ पे वर्ड वही समझाना चाह रहा हूँ कि करंट ईयर में बेशक क्या हो, मैंने 2 वर्ड यूज करे, करंट ईयर में प्रॉफिट है बट इनएडिक्वेट है, करंट ईयर में प्रॉफिट है बट, देन आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जितना करंट ईयर में पड़ा है वो यूज कर लो, बाकी कहां से ले लो, या दूसरा करंट ईयर में लॉस है। इस पे आएगी मेन चर्चा अगले पेज पे मेरी, जिसपे अब हम बात करेंगे, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल टॉपिक यही वाला है, पर मैं सोर्स क्लियर कर दूं तभी। सोर्सेज में वर्ड और है सर, आप दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करो, इनमें से किसी एक को यूज करो, तेरे पास एडिक्वेट प्रॉफिट्स हैं, जितना डिविडेंड तूने कहा, कहता कितना बांट रहे हैं, 10 लाख, करंट ईयर का लास्ट, सबसे लास्ट प्रॉफिट 15 लाख बचा है, दे दो 15 में से 10, फिर भी उल्टा कितना बचा है, 5 पड़ा है, सर क्या करंट ईयर में से, करंट ईयर में से नहीं चलेगा तो भाई बाकी बैलेंस कहां से ले लो, प्रीवियस में से ले लो। आगे मैनर ऑफ, पढ़िए वर्ड, कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स। सर एक बात बताओ, आप तो एसपीएल जैसा बनाते हो तो अकाउंट्स के अकॉर्डिंग होता है, और अकाउंट्स चलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, या तुम्हारे गैप, GAAP, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्री नॉर्म्स,
अकाउंट्स तो उनके अकॉर्डिंग बनेगा। अब अकाउंट्स में तो सर आपने कोई नोशनल गेन भी कमाया जो अभी रियलाइज्ड नहीं हुआ, वो भी इनकम है। रीवैल्यूएशन सरप्लस, रीवैल्यूएशन रिजर्व। अब लेटेड भी मेरी एसेट रीवैल्यू हुई, 1 करोड़ की बिल्डिंग ये 1 करोड़ 20 लाख की होगी, अकाउंट्स तो क्या कहते हैं 20 लाख की इनकम बुक कर लो, और जितनी इनकम तुम बुक करोगे तुम्हारा तो प्रॉफिट शूट है। और बेस्ड ऑन दैट तुम हौसला उठा जाओ कि अपने तो प्रॉफिट ही बहुत है, मैं आगे क्या बांट दूं, डिविडेंड। तो मूर्खों, कम से कम एक चीज का ध्यान दो, क्या 20 लाख रुपए मैंने कमा लिया, 20 लाख रुपए क्या है, एक जस्ट नोशनल गेन है, रियलाइज्ड गेन तो नहीं है। जिस दिन 20 लाख रुपए हाथ में आएगा उस दिन तो मानना जो मर्जी बांट, ख्याली पुलाव देखकर आगे बांटी जा रहे हो पैसा, सर हम नहीं इनको मानेंगे। कहते हैं सर इसका मतलब क्या है, मैं बताऊंगा प्रॉफिट्स भी कैसे कैलकुलेट करने हैं। हम तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, एसपीएल में लेकर आगे नेट प्रॉफिट इतना बचा जी, लो जी इसमें से, अरे वो तो अकाउंट्स बेस्ड है। मैं कुछ क्लियर कर रहा हूं बातें, इनके बिना मैं आपको डिविडेंड को हाथ लगाने, मतलब प्रॉफिट्स को हाथ लगाने नहीं दूंगा। पर पहला, डेप्रिसिएशन शैल बी क्या होनी चाहिए, सो एज टू कंप्यूट द, क्या लिखा हुआ है, मैं कहा जी इफ बट मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिंपल सी बात, जो मेरे पास तू प्रॉफिट लेकर आएगा ना उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो जानी चाहिए। अब कई बार बच्चा एक्स्ट्रा दिमाग होता है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है या कैश आइटम है, हमने कभी भेदभाव नहीं करा। डेप्रिसिएशन पर्टिकुलरली अपने आप में डिडक्टेबल एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, डेबिट साइड पे तुम बुक करते हो। कहते जी अगर मान लो तुमने मेरे पास प्रॉफिट्स लेकर आए उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं थी, करके लेके आ, करके लेके आ, मैं नहीं लाउ करूंगा। डेप्रिसिएशन हर हाल में कंप्लीट कंप्लीट। कहता जी प्रॉफिट्स कितने हैं, 15 लाख, मैंने देखा डेप्रिसिएशन तो डली नहीं हुई, डेप्रिसिएशन थी 12 लाख उस साल की, तो प्रॉफिट 15 ना बोल, कितना बोल भाई, 3। पहला काम, डेप्रिसिएशन मस्ट बी, क्या होनी, शैल बी वर्ड है, प्रोवाइडेड फॉर। दूसरा, इन कंप्यूटिंग द प्रॉफिट्स एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग, हाँ जी, unrealized gains, notional gains, or revaluation of assets and any change in carrying amount of an asset or of an liability ऑन मेजरमेंट ऑफ द एसेट और द लाइबिलिटी एट, किस पे, आपने अकाउंट्स में पढ़ा है, कई एसेट लाइबिलिटीज के अपन फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू पे क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन करते हैं। सर मैं सिंपल सी बात, मैं कोई नोशनल गेन, कोई अनरियलाइज्ड गेन, कोई भी रीवैल्यूएशन गेन, मैं इनको कंसिडर नहीं करता। अगर मैंने तुम्हारे एसपीएल में देखा इनकम लेकर आए फिर वही 15 लाख, मैं कहा अपना एसपीएल दिखाइयो जरा, 3 लाख रुपए का गेन पड़ा था, मैं कहा ये कौन सा गेन है, वो हमारी जी सर एक वो बिल्डिंग थी ना वो रीवैल्यू हुई थी, मैं कहा इसको बाहर निकाल, ये बाहर निकाल, ये तो रीवैल्यूएशन गेन है और ये अभी अनरियलाइज्ड है। मैं कहा बिल्डिंग तुमने बेच दी, कहता ना जी बेची थोड़ी है, रीवैल्यू करी थी फेयर वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे, बाहर निकाल। ऐसी खामखा प्रॉफिट बढ़ा रखे हैं अपने आप में, उल्टा नुकसान तो किसका होएगा, कंपनी का। इनके भरोसे ऐसे ख्याली पुलाव वाले प्रॉफिट्स देखकर तुम डिविडेंड हाई से हाई बांट दोगे, मेंबर्स तो मूर्ख हैं, इनको क्या अकल है, इनको थोड़ी पता है। सेक्शन कहता मैं बताऊंगा कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स कैसे होंगे, प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करना है मैं बताऊंगा। मैं कोई नोशनल गेन नहीं लाउ करूंगा, कोई अनरियलाइज्ड गेन लाउ नहीं करूंगा, कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लाउ करूंगा, ये न्यूमेरिकल है। तुम्हारा क्वेश्चन, इसको डोंट टेक इट एज ओनली, डोंट टेक इट एज ओनली थियोरी, समझो पॉइंट। मैंने क्या करना है, डिविडेंड का रेट बता दूंगा, पर डिविडेंड लगाओगे किस पे, नेचुरली प्रॉफिट्स बेस्ड। मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनाकर कि ये एसपीएल है कंपनी का, और बताओ जी इनके पास कितने प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं, और उनमें ये सारे वर्ड्स होंगे, उनमें सारे वर्ड्स होंगे, तो आपने क्या करना है उसको करेक्ट करके देना है कि सर एक्चुअल प्रॉफिट्स ये है, अगर आप डिविडेंड देना चाहते हैं तो करंट ईयर में प्रॉफिट्स इतने अवेलेबल हैं, ये काइंड ऑफ क्वेश्चन। मैं वही कह रहा हूं कि सर अब फाउंडेशन से बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, उल्टा चीजें प्रैक्टिकली ज्यादा हैं। फाउंडेशन में तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट था, वो डिस्क्रिप्टिव नॉलेज थी, भूलना उसको भी नहीं है, ठीक है, अपने को जहां जहां रिक्वायर्ड माड़ा मोटा पड़ेगा, बट माड़ा मोटा। मेन यहाँ पे टॉपिक्स क्या मिलेंगे, प्रैक्टिकल। कंपनी लॉ तो मोस्टली सारा प्रोसीजरल कंप्लायंसेस, आप लिटरली मतलब काइंड ऑफ एक फील करेंगे कि कल को क्लाइंट्स का भी काम करना, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। आगे नेक्स्ट, सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पास्ट ईयर के लॉसेस
एंड डेप्रिसिएशन क्या होनी चाहिए? इसको पता क्या बोलते हैं हम सर? लास्ट ईयर लॉसेस में थे, लास्ट ईयर्स लॉसेस में थे, आज ताजा ताजा हम प्रॉफिट में आए। ये केस उल्टा है। क्या चीज? पहले हम किस में थे? उल्टा। आज अच्छा, अगर तुम पहले लॉसेस में हो, उल्टा एक्यूमुलेटेड पीएल का क्रेडिट नहीं, कौन सा बैलेंस होएगा? डेबिट। लॉस पड़े होंगे और आज तुम एकदम से जंप करके बढ़िया प्रोग्रेस मिली किसमें? आगे प्रॉफिट्स में। कोई बात आ गई ना, प्रॉफिट्स में आगे तो हो गए आज से बात। हम तो डिविडेंड बांटेंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे, नया नया पैसा देखा ना कि दौलत तुम्हारी नई नई है। नया नया पैसा देखा मेंबर्स को जी 20-20%। कहते रुक तो जा, कौन सा डिविडेंड? पहले अपनी पिछली शामत तो सही कर ले। लास्ट ईयर के तो लॉसेस सेट ऑफ करने वाले पड़े हैं और तू चला, मैं तो करूं कंपनी छोड़ो, शर्म तो मेंबर को आनी चाहिए खाने के लिए। आज तो तुम्हारे 4 दाने जुड़े हैं और आज ही तुम खाने को आ गए। पहले पुराना हिसाब किताब तो सही कर लो। तू पुराना सारा लॉ सेट ऑफ कर ले, बांट, जितना बांट रहे बांट, सारा बांट दे। पर जब तक पुरानी पिक्चर क्लियर, यार पुराने तेरे, अच्छा एक बात बता, दूसरी बात सुन, ये भी सुन क्यों। आज उनको खुशियां बांट रहे बिना सेट ऑफ करे। वो जो डेबिट बैलेंस पड़ा है वो किसका है? वो किसका है? कंपनी कौन है? वो भी तो आपका ही है। मैं आज पहले उनको खुशियां बांट दूं, बाद में कह दूं लो जी आपके हिस्से इतना इतना लॉस आया। मैं आपको कह के जाऊंगी चलो पार्टी पे चलते हैं सारे, बाद में कॉन्ट्री इतनी नहीं आई। या तो सर पहले क्लियर करो। समझे ना पॉइंट? यही चीजें यहाँ पे। तुम आज प्रॉफिट्स में आए हो, मैं मना नहीं कर रहा कि तुम डिविडेंड मत बांटो, बांटो, बट जो पुराने लॉसेस पड़े हैं भाई साहब, उनको सेट ऑफ कौन करेगा? वो जो पुरानी डेप्रिसिएशन तो बुक्स में पूरी आ नहीं पाई, जिसको बोलते हैं अनएब्जॉर्ब्ड। एक वर्ड दे रहा हूं यहाँ पे, टेक्स्ट में भी सुनोगे तुम वर्ड, अनएब्जॉर्ब्ड। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनअब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है जिसको बुक्स में जगह लास्ट ईयर्स में नहीं मिली थी। आपने ऊपर क्या कहा? डेप्रिसिएशन क्या होनी चाहिए? शैल बी। सर प्रोवाइड तो तब करेंगे ना अगर प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे। तो एज पर टैक्स एक वर्ड निकलता है, डेप्रिसिएशन हमेशा बुक्स में उतनी की चार्ज होती है जितने प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे। बाकी को, अच्छा वो हो जाएगी एब्जॉर्ब, वो हो जाएगी, जो बच जाएगी उसको वर्ड क्या बोलते हैं? मैं क्या करूं, लास्ट ईयर में प्रॉफिट्स नहीं थे, डेप्रिसिएशन का क्या? डेप्रिसिएशन सारा पीएनएल में गया था लास्ट ईयर। एग्जांपल दूं, तेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल थे 5 लाख। कितने अवेलेबल थे? 5। डेप्रिसिएशन इज अ डिडक्टिबल एक्सपेंस, मानते हो? पीएनएल में डेबिट साइड पे अपन डालते हैं, करते हैं। डेप्रिसिएशन थी 7 लाख, बट प्रॉफिट कितने थे? डेप्रिसिएशन को बुक्स में रिटर्न्स में जगह कितनी मिलेगी? 5। 2 लाख बच गया, उसको वर्ड क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ऐसे लॉसेस को, ऐसे अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को क्या करवाती है? कैरी फॉरवर्ड। क्या करवाती है? जिसका बेनिफिट तुम्हें आज नहीं मिल पाया, 8 साल, अगले 8 साल करते रहो कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ। अब नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर पर्टिकुलरली, अब इसमें से कितनी बच गई थी? 2 लाख। सर नेक्स्ट ईयर जब भी प्रॉफिट्स होंगे ना, जब भी प्रॉफिट्स होंगे, पहला काम, अगर कोई प्रीवियस ईयर के क्या पड़े हैं? लॉसेस, या प्रीवियस ईयर की क्या पड़ी है? अनअब्सॉर्ब, और उसके बाद भी करंट ईयर का हिसाब, डेप्रिसिएशन करंट ईयर की, सब कुछ निपटाने के बाद फिर बोलना ये प्रॉफिट अवेलेबल। अच्छा ही नहीं लगता यार आप लोगों को? अल्टीमेटली आप किस बात का मेंबर्स को डिविडेंड बांट रहे हो? आपको पिछला सिनारियो क्या पता नहीं, क्या क्या देखना पड़ा, क्या क्या झेलना पड़ा 3 साल से अपन लॉसेस में। उन लॉसेस को सेट ऑफ कौन करेगा? दैट इज वाई 123 ने स्टैंड लिया। अब ये बातें तुमने पहले ना तो सुनी है, हमने तो डिविडेंड उठाया, पे करा, बात खत्म। हमें थोड़ी पता था लॉ का बैकग्राउंड क्या कहता है, क्या प्रोविजंस कहती हैं। सुनो, बिफोर एनी डिविडेंड इज पढ़िए, हाँ जी। Before any dividend is declared, the following shall be set off against the profits of the current year. एंड नंबर 1 वर्ड क्या है? लॉसेस ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। देख वर्ड, नॉट प्रोवाइडेड फॉर। नॉट प्रोवाइडेड फॉर मतलब जिसको सेट ऑफ नहीं किया गया। अल्टीमेटली सर वो तो सेट ऑफ करना जरूरी है। एंड डेप्रिसिएशन ऑफ एनी
प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर नॉट प्रोवाइडेड फॉर। मैं पता है इसको क्यों कह रहा हूं सेट ऑफ करवाने के लिए, पर बाद में भी तो ये जो बचे हुए लॉस हैं ये किसके हिस्से में आएंगे? आज तो पहले उनको खुश कर देगा, बाद में फिर दुख करेगा। आज ही नेट ऑफ कर दे। कहते नहीं 15% देने की बजाय चाहे 5 दे दे, पर कम से कम सारा सेटल डाउन करने के बाद, समझे ना पॉइंट, पहला अगले 15% खा लें, बाद में कहें जी 10% लॉस आपके हिस्से आएगा, ये बातें अच्छी नहीं लगती। इसीलिए लॉ ने क्या कहा, पहले अपना प्रीवियस सारा जो चिट्ठा है क्लियर करो। जब तक पुराना हिसाब किताब क्लियर नहीं होता, नया एक पैसा भी तुमने मेंबर्स के बीच में नहीं पाना। आगे सर, आप बार बार डेप्रिसिएशन की बात बोल रहे हो, डेप्रिसिएशन निकाली कैसे जाएगी? डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा? एसेट्स की लाइफ कौन डिसाइड करेगा? ये सारी चीजें सेक्शन कहता, एक्ट कहता, मैं नहीं बताऊंगा। मेरा ही छोटा भाई शेड्यूल 2, मैं नहीं आऊंगा लिखने को। मैं लिख सकता था कि अब मान लो मशीनरी की लाइफ, बिल्डिंग की लाइफ, तरह तरह की एसेट्स हैं, मैं नहीं बताऊंगा। मेरा ही शेड्यूल 2 है। एंड कंपनीज एक्ट में टोटल 8 शेड्यूल्स हैं। टोटल 8 शेड्यूल्स हैं, क्लियर? जिसमें से 2-3 तो आपके नाम के बीच में ऐसे बस रेफरेंस के लिए आएंगे, हमें पढ़ना नहीं है वो शेड्यूल, सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट हमें पता होना चाहिए कंपनीज एक्ट के कितने शेड्यूल्स हैं, तकरीबन 7 to 8। 7 तो है, वो तो अपने सिलेबस के पार्ट है, आई थिंक सो 8 है, क्लियर? क्योंकि हमें कभी सिलेबस में यूज ही नहीं आए, क्लियर? 2-3 नाम में आते हैं, हाँ डेप्रिसिएशन नाम में आता है, डेप्रिसिएशन। अच्छा एक बात बताओ, सेक्शन ने क्या रेट दिया? सेक्शन ने क्या दिया? रेफरेंस। किसको? लिखने को मैं भी लिख सकता था। अगला कहता मान लो मैं कुछ इधर उधर लिख देता, गलती हो जाती, फिर दोनों के बीच में लड़ाई होती। जब एक बंदा सही काम कर तो रहे, एक बंदा सही काम कर तो रहे, आप ऐसे करो जी, वो जो डेप्रिसिएशन मैंने ऊपर बताई है ना, वो डेप्रिसिएशन शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग आप शेड्यूल 2 में जाना, हर चीज वहां पे लिखी हुई मिलेगी। रेट भी, लाइफ भी, परसेंटेज भी, स्क्रैप वैल्यू भी, यूजफुल लाइफ, सब मिलेगा। बट मैं नहीं बता रहा, मैंने रेफर कर दिया, जाओ उसमें। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज, पढ़िए, ट्रांसफर टू। वर्ड क्या लिखा हुआ है? ये ना सर अब काफी टाइम से चेंज है प्रोविजन, काफी टाइम से। अब तो लेटेस्ट ही बताने का फायदा है, पर्टिकुलर जो चल रहा है। सर जब भी आप ये कर रहे हो, है तो अप्रोप्रिएशन है ना, डिविडेंड देना। आप अल्टीमेटली सरप्लस में से पैसा निकाल कर या रिजर्व में से पैसा निकाल कर कहाँ बांट रहे हो? मेंबर्स को बांट रहे हो। अब पॉइंट ये है, क्या सर जब भी तुम ये बांटोगे करोगे, क्या अल्टीमेटली अल्टीमेटली रिजर्व्स में कुछ ट्रांसफर करना जरूरी है? क्या कुछ रिजर्व्स में ट्रांसफर करना कुछ अमाउंट जरूरी है? ये पहले हुआ करती थी पुराने एक्ट में। कौन से एक्ट में? पुराने एक्ट में ऐसी बात हुआ करती थी, बेस्ड ऑन परसेंटेज, इतना इतना परसेंट आपने रिजर्व में ट्रांसफर करना ही करना है, सरप्लस में से निकाल के रिजर्व में ट्रांसफर करना। अब नए एक्ट ने 2013 ने, हम एक्ट भी कौन सा पढ़ रहे हैं? 2013। 2013 ने आकर इस चीज को क्या कर दिया? ऑप्शनल। करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो, और कितना करो वो भी तुम्हारी इच्छा, हम नहीं बताएंगे। वर्ड क्या बोला गया? ट्रांसफर टू रिजर्व इज, क्या लिखा हुआ है? नॉट मैंडेटरी, एंड कंपनी में ट्रांसफर टू रिजर्व सच परसेंटेज ऑफ इट्स प्रॉफिट एज इट मे डीम। जो आपको सही लगे, जो आपको सही लगे, अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग क्या करो? डन करो। क्लियर? दैट इज। लो जी, पहले यहां तक एक बार प्रोविजंस दोबारा चेक करो, क्योंकि अगली कहानी अपनी बिल्कुल अलग चलेगी डेक्लेरेशन को लेकर। थोड़ा जल्दी प्लीज, फटाफट। डू इट फास्ट। यहां तक एक एक पॉइंट दोबारा देखो। एक मिनट, देखिए ऊपर देखना जाके फटाफट। हाँ जी बोलो। कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू। कैरिंग अमाउंट जो बुक्स में वैल्यू कैरी कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज बुक वैल्यू। उस बुक वैल्यू को फेयर वैल्यू पे लेके आना, तो उसमें डिफरेंस आएगा, दैट इज रीवैल्यूएशन। हम रीवैल्यूएशन गेन्स को बुक्स में जगह नहीं देंगे फॉर डिविडेंड कैलकुलेशन। अकाउंट्स में दे लो, तुम अकाउंट्स के अकॉर्डिंग क्या करते हो मुझे मतलब नहीं है, पर डिविडेंड के पर्पज के लिए मैं इंक्लूड नहीं करवाऊंगा ये चीज, दैट इज द वैल्यू। हाँ जी बताइए, चलें आगे, करेंट टॉपिक शुरू।
सुनो, बड़ा अच्छा टॉपिक है जी, बेस्ड ऑन दैट न्यूमेरिकल। मुझे एक बार के लिए सोर्सेज दोबारा बताना, सोर्सेज ऑफ डिविडेंड क्या थे? प्रॉफिट्स ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस एंड रिमेनिंग, प्रीवियस में एंड रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर बोथ। क्लियर? मैंने उसमें ना एक सिनेरियो आपसे डिस्कस किया था कि अगर मान लो करंट ईयर में क्या हो, लॉस, या करंट ईयर में प्रॉफिट्स क्या हो, इनएडिक्वेट, क्या हो, लॉस या क्या हो, इनएडिक्वेट। इन दैट केस, क्या पहली बात, क्या मैं डिविडेंड दे सकता हूं? यस, क्योंकि सोर्सेज में क्या लिखा हुआ था, या तो करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स या प्रीवियस वालों को कभी भी यूज कर लो अगर आपको लगे। इन्होंने इतनी मतलब हौसला अफजाई करी स्टार्टिंग में, हाँ जी हाँ, प्रीवियस वाले प्रॉफिट कभी यूज करने पड़े, रिजर्व्स को हाथ लगाना पड़े, जितने मर्जी बांटो। वहां तो अपना मतलब अपने आप में हौसला इकट्ठा कर लिया कि मतलब जी कोई चक्कर ही नहीं 1% भी, कभी भी कोई दिक्कत होगी, कुछ और होगी, लास्ट ईयर के सरप्लस पड़े हैं, रिजर्व्स पड़े हैं, फ्री रिजर्व्स, व्हाट कॉल्ड एज दैट रिजर्व्स which are available for dividend distribution। कैपिटल रिजर्व्स नहीं, स्पेसिफिक रिजर्व्स नहीं, सिर्फ कौन से बोल रहा हूं, फ्री रिजर्व्स, एक वर्ड यूज करेगा। क्लियर? यहां पे आउट ऑफ रिजर्व्स का मतलब ही क्या है, फ्री रिजर्व्स। एक ऊपर लाइन लिख, फ्री रिजर्व्स मींस अपने कौन है नीचे, अच्छा, क्या वर्ड बोला मैंने, फ्री रिजर्व्स। हाँ, फ्री रिजर्व्स आर दोज रिजर्व्स which are available, free reserves are those reserves which are available, या which are freely available, एक वर्ड ऐड करो, which are freely available for dividend distribution, for dividend distribution। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल कौन है, जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व अपने आप में कौन सा रिजर्व है सर, फ्री रिजर्व। हाँ, बट मैं कुछ स्पेसिफिक नहीं कह रहा, जैसे आप कह रहे हो एसपीआर, सर पहली बात तो एसपीआर तो अलग ही चीज है, सिक्योरिटी प्रीमियम, वो तो अलग ही चीज है, उसका तो कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे डीआरआर सुना, बट डिवेंचर रिडम्पशन, क्या वो यूज कर सकता हूँ? नो। कारण वो स्पेसिफिक रिजर्व है, मेन वर्ड इज वो किसी पर्पस के लिए बनाया गया। मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ यार, रिजर्व्स का मतलब है थोड़ी, रिजर्व एंड सरप्लस में तुम बैलेंस शीट बनाते हो, रिजर्व एंड सरप्लस में तरह तरह के रिजर्व पड़े होते हैं, क्या कोई भी उठा लोगे? सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, भाई साहब ये सारे स्पेसिफिक हैं, इनको थोड़ी कह रहा हूँ रिजर्व मतलब प्लेन कोई भी रिजर्व, कोई भी रिजर्व नहीं। किसकी बात कर रहा हूं, फ्री, दोज रिजर्व्स विच आर फ्रीली अवेलेबल फॉर, अवेलेबल हैं चाहिए ले लो इसमें से, विच आर फ्रीली अवेलेबल फॉर किसके लिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, दे आर कॉल्ड एज फ्री रिजर्व्स। मैं तुमसे जो पॉइंट पूछना चाह रहा हूं, सर अपने को लास्ट पेज पढ़ के तो बड़ा हौसला हुआ कि मतलब अगर करंट ईयर में प्रॉफिट्स नहीं भी हैं कोई दिक्कत नहीं, प्रीवियस ईयर के रिजर्व पड़े, हम उनमें से दे देंगे। पिछले पेज पे दे दिया हौसला, यहां पे आ गया रिस्ट्रिक्शन, क्या आ गई, रिस्ट्रिक्शन। अब इनका क्या भरोसा, इतना भी हौसला देना किसी चीज का ठीक नहीं है ना, पता लगे सारे रिजर्व्स ही खाली कर गए, सारा ही डिविडेंड बांट दिया, बिल्कुल ही फट्टे चक दिए, वो भी नहीं काम चाहिए। हमें क्या चाहिए, देख भाई, पहले तुमने कहा था प्रॉफिट्स, करंट ईयर में प्रॉफिट्स क्यों नहीं, चलो लॉस हो सकते हैं माना, इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ खुला रखो और पुराने रिजर्व्स को निपटा के ही हटना है, ना ना ना। अगर एक बात समझ लो ध्यान से, अगर तूने रिजर्व्स को टच भी कराना, अब ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल मना कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे, अगर तूने डिविडेंड को देने के लिए रिजर्व्स को टच भी करा, रूल 3 आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। एंड ये रूल 3 अपने आप में क्या है, तीन कंडीशंस, ट्रिप्लीकेट कंडीशंस। मैं क्या कर ले, रिजर्व में से ले ले पैसा, ट्रिपल कंडीशन पड़ी है, पार कर दे। अब इसको वर्ड क्या बोलते हैं, हाँ भी नहीं करी, ना भी नहीं करी, पर रोकना भी जरूरी है। इनका क्या भरोसा, कई बार मेंबर गलत पकड़ जाते हैं। तुम रेजोल्यूशन यार क्या सोच रहे हो, तुम रेजोल्यूशन ये सोच रहे हो सारे सूझवान लोग होंगे, मन करे मूर्खों की मेजोरिटी होगी,
सारे के सारे एक तरफ इकट्ठे हो गए, आपा तो कंपनी खत्म करनी है, अब बेचारे बाकी एक तरफ हो गए। अब हमें तो फिर बैकएंड पे स्टैंड लेना पड़ेगा ना पर्टिकुलरली, कि मन करे तो ये सोच के आए, पूल करके आए, जो भी ये कहेंगे हाँ हम राजी हैं। मैं सुन तो लो, बात अभी हुई नहीं पहले ही, क्या पता किस तरह के लोग हैं। इसीलिए लॉ को बैकएंड पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती हैं कि सर हमें कंपनी बचानी भी तो है, नहीं तो एंटरप्रेन्योरशिप खत्म नहीं हो जाएगी, बिजनेस बंद होना, जीडीपी तो कम जाएगी जाएगी। लॉ ने बैकएंड पे लगाया, कहते देख कंपनी जिंदा रहती है रिजर्व्स के सहारे, जब तक कंपनी में रिजर्व्स पड़े हैं तब तक ही कंपनी जिंदा है। हाँ मैंने ही हौसला बहुत बांटा था पीछे कि हाँ कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, करंट ईयर में अगर लॉस भी है चल प्रीवियस ईयर में से डिविडेंड दे देना, पर उस पर रिस्ट्रिक्शन है, उस पर रिस्ट्रिक्शन है। मेरा सवाल तुमसे जस्ट ये है, तुम लास्ट ईयर के रिजर्व्स को हाथ कब लगाओगे, किन केसेस में लगाओगे? जब करंट ईयर में या तो क्या होगा, लॉस, या तो क्या होगा, लॉस, या प्रॉफिट्स क्या होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय इनएडिक्वेट? सफिशिएंट, जितने मुझे चाहिए उतने, तो मैं बैलेंस उठाने की कोशिश करूंगा। अच्छा अगर व्हाट इफ लॉस, फिर तो सारा ही, कहते सर ये दो केस जहां आ गए ना, जहां तूने क्वेश्चन में ये देखा कि करंट ईयर पूरा नहीं पड़ रहा, ये प्रीवियस में से कुछ रिजर्व्स यूज करने की कोशिश कर रहा है, इमीडिएटली ना साथ के साथ रूल 3 एक्टिव कर देना। सर आपको रूल 3 का कंप्लायंस करना पड़ेगा, एंड रूल 3 का मतलब ही क्या है, ट्रिप्लीकेट कंडीशन, 3 कंडीशन का कंप्लायंस करना पड़ेगा। पढ़ो, इफ फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर, यस प्लीज, हाँ जी, there is inadequacy of or absence क्या of ये दो वर्ड profits. क्लियर, ये रूल 3 लगेगा ही कब? अच्छा एक बात बताओ, मैं पिछले सालों में लॉस में था, करंट ईयर प्रॉफिट में हूं, क्या रूल 3 लगेगा? No, sir. दोबारा सोच लो। No, sir. पिछले मैं जो पूछ रहा हूँ, पिछले सालों में मैं लॉस में था, करंट ईयर प्रॉफिट्स में आया हूँ, पहली बात क्या डिविडेंड दे सकता हूँ? Yes, sir. यस प्रोवाइडेड पुराने सारे लॉसेस और डेप्ट एडजस्ट, हाँ दे सकते। क्या उसमें रूल 3 लगेगा? No, sir. उसमें तो बाय डिफॉल्ट तुम डिविडेंड दोगे ही कितना, जितने प्रॉफिट्स अवेलेबल करंट ईयर में, क्योंकि पिछला कुछ है ही नहीं, पिछला कुछ है ही नहीं, पुराने तो क्या पड़े थे, लॉसेस। ये केस क्या है, उल्टा, पहले मैं प्रॉफिट्स में था, आज लॉस में चला गया, तो और ऊपर से मैं आज की कमिटमेंट कर, या मार्केट, हमने लोगों को कह रखा है कि जी आपको हर साल डिविडेंड दिया करेंगे, बट मैं क्या करूं, करंट ईयर में तो क्या आ गया, लॉस आ गया, फिर आप वहां पे क्या एक्टिव करोगे सर, रूल 3। पढ़ो, बट अ कंपनी इंटेंड्स टू डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ द accumulated profits of previous financial years which have been transferred to the, कहां पे, यहाँ पे एस्ट्रिक मार्क कर लेना, फ्री रिजर्व आपने ऊपर लिखा हुआ है, फ्री रिजर्व मींस क्या था, दोज रिजर्व्स विच आर फ्रीली अवेलेबल, फ्रीली, बिना कोई रोक टोक के उठाओ पांटो, विच आर फ्रीली अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। रिजर्व्स तो तैयार बैठे हैं, हाँ ले जाओ, पर आगे रोक कर कौन बैठा है, रूल 3, मैं नहीं जाने दूंगा, लिमिट मैं बताऊंगा कितने पैसे निकलवाने, कितना पैसा यूज कर सकते हो, डिविडेंड के नाम से कितने, सब चीजें मैं गाइड करूंगा, ये तो तैयार बैठे। अब सुनो, सर द कंपनी शैल कंप्लाई विद द रूल्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द, और ये कंपनीज एक्ट में बड़ा स्कीम वे से बनाया गया है यार, बड़ा मजेदार चीज से बनाया गया है। कोई चीज इन्होंने जो चेंज होने वाली होती है ना ज्यादातर, वो सारी चीजें इन्होंने बताई ही कहाँ पे हैं, रूल्स में, सेक्शन में नहीं बताई। सेक्शन में वर्ड क्या लिखा होगा, इन द सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय अथॉरिटी, जो भी होगा, और वो जहां पड़ा है ना एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, उसके ऊपर नीचे ढूंढना शुरू कर देना, कहीं कहीं को क्या पड़ा होगा, रूल। आपकी एनेक्टमेंट सुन लो ध्यान से, एक हो गया कंपनी एक्ट, जिसमें क्या कंटेन्ड है, सेक्शंस, एक हो गए स्केड्यूल्स, जो भी स्केड्यूल 2 की बात आई, और एक आगे कंपनी रूल्स। इसीलिए कहते हैं कंपनीज एक्ट कोई छोटा एक्ट नहीं है, बहुत बड़ा एक्ट है अपने आप में, पर्टिकुलरली पढ़ने वाला। सुनो, लो जी, नंबर 1 कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, पढ़ो, रेट। सबसे पहले तो जी इन्होंने अपना पर्टिकुलरली जो रेट को लेकर हाथ बांधा, कहते थोड़ी शर्म भी करना यार, अल्टीमेटली ये थोड़ी है कि करंट ईयर में लॉसेस में हो तो जितना मर्जी डिविडेंड, चाहे मैंने ही कहा था हाँ डिविडेंड दे दो, पर ये थोड़ी है कि बिल्कुल ही काम खराब कर दो। पहली कंडीशन, पहली रिस्ट्रिक्शन,
सिंपल वर्ड क्या? द रेट ऑफ द डिविडेंड डिक्लेयर्ड शैल नॉट एक्सीड द average of the rates at which dividend was declared by the company in the immediately preceding. That means पुराने 3 साल के जो डिविडेंड आपने दिए हैं उसकी निकालो एवरेज, उस एवरेज रेट से ज्यादा करंट ईयर में डिविडेंड देने। एग्जाम्पल के तौर पे 9, 10, 11, 3 साल में डिविडेंड दिया 9, 10, 11, 9 + 10 + 11 30 डिवाइड बाय 3 10। इस बार हालांकि लॉसेस में, इस बार कहते 12% देंगे। कितना देंगे? 12। अब पर्टिकुलरली वो 12% पहली बात क्या दे सकते हैं? नहीं। क्यों? कंडीशन नंबर 1 क्या थी? पर्टिकुलरली रेट, कि हम आपको पर्टिकुलरली इतना रेट प्रोवाइड करने नहीं। समझे पॉइंट? दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कि सर देना है तो 10% दे दो, नहीं देना तो ना दो, भले बैठ जाओ, पर इससे ज्यादा नहीं दूंगा। अच्छा पिछले 3 साल में तू नॉर्मल चल रहा है, इस बार तुझे ज्यादा आफत आई है, 12%, 15%, दिमाग खराब है। पहली बात तो है ही तू किसमें? लॉसेस में, और मांग मांग के पैसा किससे ले रहा है? रिजर्व से। ना जी, पहले तो रेट, रेट के ऊपर कंडीशन नंबर 1 कितना रेट दूंगा? पिछले 3 साल की एवरेज से ज्यादा। अच्छा अगर मुझे मान लो हुए ही 2 साल है, मुझे हुए ही 2 साल है, कहते फिर 2 साल की एवरेज, हुआ ही 1 साल है, बस वही रेट। तो ये चीजें ना कई बार लॉ में मेंशन नहीं होती, खुद ही समझो। अगर तो कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी है 10 साल से, फिर तो 3 साल पड़े हैं। अगर कंपनी को आए ही कितने हुए हैं? 2 साल, तो सर डिवाइड बाय 3 नहीं करना। एवरेज का मतलब होता है जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप लोगे। 2 साल है तो डिवाइड बाय 2, 1 है तो 1, 3 है तो एवरेज बोला मैंने। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ एवर दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाई टू अ कंपनी। और अच्छा अगर तुमने पिछले 3 साल में डिविडेंड कभी दिया ही नहीं, इस बार उल्टा सोच रहे थे, इस बार क्या हो गए? लॉसेस में। कहते सर फिर तो कंडीशन नंबर 1 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं। ऐसा नहीं है कि डिविडेंड नहीं दे पाओगे, एप्लीकेबल नहीं है। हम पिछले 3 साल, सुनो, पिछले 3 साल प्रॉफिट्स में थे, रिजर्व एंड सरप्लस अच्छे इकट्ठे हुए पड़े हैं, एक अच्छे पड़े हैं। हमने पहले दिए नहीं, मेंबर्स को हर बार एजीएम में बुलाया, मेंबर कहते नहीं, फ्लो बैक फ्लो बैक फ्लो बैक, कंपनी ग्रो करो। बेचारों ने पहले 3 साल का डिविडेंड लिया ही नहीं, आज चौथे साल लेने की बारी आई थी, इस साल लॉस में आ गए। अब इन दैट केस जब लॉस में आ गए तो तुम रिजर्व कहां से लोगे? डिविडेंड रिजर्व में से। प्रॉफिट्स कहां से लोगे तुम? रिजर्व में से। बट रिजर्व में से जाओगे तो कौन एक्टिव हो जाएगा? रूल 3 की कंडीशन नंबर 1 क्या थी? रेट। रेट तो है ही नहीं, तो इसीलिए क्लैरिटी कर दी, कहते डोंट, इतना भी स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है जब है ही नहीं अवेलेबल। हाँ पर बाकी कंडीशन नंबर 2 पढ़ी है, कंडीशन नंबर 3 पढ़ी है, भाई उसके अकॉर्डिंग चल लेना। कंडीशन नंबर 1 एप्लीकेबल नहीं होगी, पढ़िए। हाउ एवर, यस प्लीज, दिस कंडीशन shall not apply to a company which has not declared any dividend in each of the immediately preceding इन three financial ईच years. ऑफ, अच्छा वर्ड है इन, Each of. फिर तीनों में ना दिया हो। अब जैसे पिछले 3 साल में से, फिर अगर मान लो 2 साल में दिया, फिर 2 साल की एवरेज। इसने वर्ड बोला है ईच ऑफ, फिर कंडीशन एप्लीकेबल नहीं। समझे पॉइंट? नाउ द नेक्स्ट इज अमाउंट ड्रॉन। ये है जी कंडीशन नंबर 2। एक्चुअली इसकी ये 2 ब्रांचेज हैं। कंडीशन नंबर 2 के अंदर ये 1, ये कंडीशन नंबर 2 के अंदर 2, और ये बैलेंस ऑफ रिजर्व्स वाली है कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 सुनिए पर्टिकुलरली, अमाउंट ड्रॉन का मतलब क्या है? बच्चे नेक्स्ट टाइम उठ के नहीं जाना, समझो इस चीज को अपना बता के रखा करो, सारी क्लास की टेंशन खराब होती है। अमाउंट ड्रॉन का मतलब क्या है? द टोटल अमाउंट टू बी। अच्छा व्हाट इज अमाउंट ड्रॉन? व्हाट इट मीन्स? इस वर्ड का मतलब क्या है? कितना रिजर्व निकालने का? रिजर्व में से कितना पैसा निकलेगा, ये कौन बताएगा? कंडीशन नंबर 2। मैं कंडीशन नंबर 2 क्या बताऊंगा? कितना पैसा निकालना है। अच्छा कंडीशन नंबर 3 का नाम पढ़, बैलेंस ऑफ रिजर्व, मतलब निकालने के बाद, निकालने के बाद वो कौन बताएगा? कंडीशन नंबर 3। पहले इसमें नहीं उलझना, इन 2 कंडीशन में नहीं आपने उलझना। सेकंड कंडीशन क्या बताएगी? अमाउंट, मैं बताऊंगा कितना निकाल सकते हो। और तीसरा क्या कह रहा है?
निकालने के बाद बैलेंस में कितना होना चाहिए, उसके ऊपर कंडीशन। और क्या मैं ये कह रहा हूं कि जितना कंडीशन नंबर 2 अलाउ कर देगा निकाल लो सारा, सब्जेक्ट टू कंडीशन नंबर, क्योंकि साथ में उसका भी कंप्लायंस करवाना है। ट्रिप्लीकेट सर, इसको वर्ड बोलते हैं ट्रिप्लीकेट। तीनों कंडीशन का कंप्लायंस करवाना है, ये थोड़ी कहा है अलग अलग है। फिर तो तीनों अपने अपने सितार बजाएंगे, वो रेट अलग कह रहा है, अमाउंट अलग कह रहा है, बैलेंस अलग कह रहा है। तुम्हें तीनों का कंप्लायंस करवाना है। पढ़िए, द टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम द, कहां से, शैल नॉट, वर्ड क्या लिखा हुआ है, एक्सीड। शैल नॉट एक्सीड मतलब इससे ज्यादा नहीं, ये मिनिमम बता रहे हैं, मैक्सिमम, समझो पॉइंट। शैल नॉट 1/10 ऑफ द सम ऑफ एग्रीगेट ऑफ किसका, पेड अप शेयर कैपिटल, वेट वेट, पेड अप शेयर कैपिटल इज इक्वल टू, पेड अप शेयर कैपिटल इज इक्वल टू इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों। नहीं तो वर्ड क्या लिखा होता है, पेड अप इक्विटी कैपिटल। क्या वर्ड है, अगर वर्ड, अरे सर तुम बैलेंस शीट में बनाते नहीं क्या, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स में पहला हेड कौन होता है, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल के अंदर दोनों तरह की कैपिटल होती है। कहां कॉल्ड अप, क्या क्या बोली जा रहे हो, वो तो नोट्स टू अकाउंट्स का पार्ट है। बैलेंस शीट के टोटल का पार्ट कौन होता है, पेड अप। और पेड अप में फिर कैपिटल दो तरह की पड़ी है, इक्विटी पड़ी है और प्रेफरेंस। क्या वर्ड आपने नोटिस करा, क्या लिखा हुआ है, पेड अप शेयर कैपिटल, नॉट पेड अप इक्विटी कैपिटल। अगर वर्ड होता पेड अप इक्विटी कैपिटल देन सिर्फ इक्विटी, सिर्फ इक्विटी। अच्छा, एंड वर्ड क्या लिखा हुआ है, फ्री रिजर्व। जैसे एग्जांपल के तौर पे जर्नल रिजर्व एंड ऑल। हाँ बस वो नहीं होने चाहिए, रिवैल्यूएशन रिजर्व, कोई कैपिटल रिजर्व, सीआरआर, डीआरआर, तो जो कुछ भी अटपटा दिखाना कि ये तो फ्री रिजर्व है नहीं, छोड़ दियो। समझ लो पॉइंट। और जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे, या तो कई बार ना क्वेश्चन में वर्ड ही लॉ बेस्ड है ना, कौन सा अकाउंट्स का पेपर है, अकाउंट्स हो तो मैं ज्यादा टिपिकल में लेके जाता, पर आपको जब अकाउंट्स पढ़ोगे, कंपनी अकाउंट्स बनाओगे, तो इन शब्दों का यहां भी काम आएगा, तुम्हारी नॉलेज दोनों तरफा अपडेट हो जाएगी। क्लियर। सो यहां पे जी इन्होंने वर्ड क्या बोला, कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है, अमाउंट जो विड्रॉ करोगे दैट विल बी इक्वल टू, इक्वल टू कह सकता हूं, इक्वल टू और लेस देन। तो साइन क्या होगा सर, दिस वन, दिस वन, इक्वल टू और लेस देन 1/10 किसका, पीयूसी, पीयूसी पेड अप कैपिटल मतलब इक्विटी प्लस, इससे ज्यादा नहीं होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। अच्छा, ये मिनिमम बता रहा है मैक्सिमम बता रहा है, अगर इसने मैक्सिमम कोई अमाउंट बता दी मतलब तुम निकलवाओगे निकलवाओगे, या ये हम देखेंगे हमें कितना चाहिए। इसने लिमिट निकाली, इसने लिमिट के अकॉर्डिंग निकाल के दिया 15 लाख, मुझे तो चाहिए 12 लाख, क्या मैं 15 निकालूंगा, मैं कहूँ नहीं कंडीशन नंबर 2 कह रहा है 15 बांट दे, और मेरे को चाहिए 12, तो कितना 12। हाँ उल्टा ये क्या है, अगर तुझे चाहिए 18 लाख, ये कंडीशन कितना कह रही है सर, 15 से एक रुपया ऊपर नहीं जाएगा। इन चीजों पे बस अपने आप को टेस्ट करना है अपने, मतलब कल का जो पार्ट हमारा होगा, इसी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर का पेपर ही सॉल्व कराऊंगा। तुम ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि निकाल कर दो यहाँ पे कितनी वैल्यू यूज होनी चाहिए, उसके बाद तो नॉर्मल टॉपिक है, वन बाबा चलने वाला। अब सुनो पॉइंट, क्या यहां से अमाउंट क्लियर हुई, एक पॉइंट, अमाउंट मस्ट बी इक्वल टू और लेस देन, ये वर्ड रिटन इज शैल नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ द पीयूसी प्लस एफआर, और पीयूसी का मतलब इक्विटी प्लस दोनों। अच्छा, यहां पे सबसे बड़ा ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बताने जा रहा हूं, इसका सेकंड नंबर पॉइंट, सेकंड का सेकंड नंबर पॉइंट, कहते फिर जो भी अमाउंट आप निकलवाओगे, पॉइंट तो फिर वही बात, आप करंट ईयर लॉस में हो, कहता हाँ जी करंट ईयर तो हम लॉस में थे। मैं कहा मैंने तो प्रीवियस ईयर वाले लॉस क्या करवाए थे, सेट ऑफ करवाए थे, और आज तू भाई रिजर्व में से पैसा बाहर निकाल रहा है, किस नाम से, डिविडेंड के नाम से। पहले अपने करंट के हालात तो देख ले, क्या करंट ईयर में, सुनो वर्ड डिफरेंस है, सुनो, क्या करंट ईयर में इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स थे या लॉस था, अलग अलग केस, अलग अलग केस। आपने क्या कहा,
सर करंट ईयर में एक चवन्नी भी प्रॉफिट नहीं कमाई, प्योरली क्या था? एक काम कर, ऊपर से कितने पैसे निकलवाए, कहता जी 15। करंट ईयर का लॉस कितना है? 5। 10 लाख मिलेगा। कितना मिलेगा? मैंने तो भाई साहब प्रीवियस ईयर के नहीं छोड़े लॉस, करंट ईयर का कैसे छोड़ दूंगा? और जब बहाने से पैसा लॉकर से बाहर आ रहा है, बहाने से पैसा लॉकर से बाहर आ रहा है, खर्चे तो पहले पड़े, पहले इनको निपटा, फिर इसके बाद जहां मर्जी बांटी हो, फिर इसके बाद जहां मर्जी बांटी हो। तो एक बात बताओ, अगर ऐसा सीन है, क्योंकि ये ना अगली कंडीशन के साथ लिंक करेगा, अगर ऐसा सीन है, जो लॉस वाला सीन मैंने आपसे पूछा, डिविडेंड के नाम से कितना पैसा एक्चुअली यूज होगा? 10 लाख। कितना होगा? कहकर तो 15 ही लेके आया था, पर जहां 15 लेकर आ रहा था, बीच में कौन आ गया? करंट ईयर का लॉस। और इन्होंने क्या कहा? करंट ईयर का लॉस है तो क्या करना पड़ेगा? अब आप लोग गलती पता क्या करते हो, मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वर्ड पढ़ियो क्या लिखा हुआ है, बैलेंस ऑफ रिजर्व। विड्रॉल के बाद बैलेंस, विड्रॉल के बाद बैलेंस। आप इस केस में विड्रॉल कितना कहोगे, 15 या 10? यही गलती। कितना कहेंगे? 10। डिविडेंड के नाम से, वर्ड क्या बोल रहा हूं, 15 सरजी लेके आ रहा था, पर 5 की तो पहली बंगार बढ़ गई, बीच में कौन बैठ गया? लॉस। डिविडेंड के नाम से कितना जाएगा? यही करेक्शन, यही करेक्शन है। जो बंदा ये पॉइंट समझ गया, अल्टीमेट अगली कंडीशन सही है। मैं डिनाई नहीं कर रहा, मुझे कंडीशन नंबर 2 ने मैक्सिमम अमाउंट कितनी कही थी? 15। मैं लेकर भी 15 ही आ रहा था, पर ये क्या पढ़ो, द amounts so drawn from the reserve shall first be utilized to set off the losses incurred in the for which the dividend is। करंट ईयर का तो लॉस पड़ा था, फिर अगर करंट ईयर का क्या पड़ा है? लॉस पड़ा है, तो भाई साहब सबसे पहले ड्यूटी क्या बनती है? फिर वही बात आ गई, आज खुशियां बांटेगा फिर बाद में लॉस, तू पहले ही नेट ऑफ कर दे यार। अच्छा, व्हाट इफ करंट ईयर में इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स थे, क्या कुछ सेट ऑफ वाला कुछ पॉइंट आएगा? सर प्रॉफिट तो थे, चाहे चवन्नी भी कमाई, कमाई तो है, कम से कम लॉस तो नहीं थे। इसने वर्ड सिर्फ क्या कहा, अगर क्या है? इसका नोट बना ऊपर कहीं या साइड पे कहीं, जहां भी तुझे स्पेस मिले, इसी कंडीशन के साथ, इसी कंडीशन के सामने, अगर करंट ईयर में लॉस है, अगर करंट ईयर में लॉस है, तो जो भी पैसा रिजर्व में से विड्रॉ करेंगे, तो जो भी पैसा रिजर्व में से विड्रॉ करेंगे, उसमें से सबसे पहले लॉस सेट ऑफ होगा, उसमें से सबसे पहले लॉस सेट ऑफ होगा। चलो चलो जल्दी करो, आप एक छोटा सा क्वेश्चन कर भी लेंगे, ताकि मैं कल अपने बाकी क्वेश्चन आपसे ही करवाऊं। हमें रेपिटेशन लेकर, रिवीजन लेकर, साथ के साथ इसको फिर दोबारा कवर करना है। क्या ले लाइन कोई, अगर करंट ईयर में लॉस है, जो भी पैसा कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग बाहर निकलेगा, सबसे पहले उस लॉस को क्या करेंगे? सेट ऑफ। और सबसे जरूरी बात, सबसे जरूरी बात, कंडीशन नंबर 3 में, इस वाले सिनारियो में, इस वाले सिनारियो में, कंडीशन नंबर 3 में तुम विड्रॉल कितना कहोगे, 15 या 10? 10। क्योंकि लेकर मैं 15 ही आया था, बट उसमें से 5 तो कौन खा गया? लॉस। तो डिविडेंड के नाम से तो 10 गया भाई, डिविडेंड के नाम से तो 10 गया। दैट इज, सुनो, बैलेंस ऑफ रिजर्व कहते जी, मेरी भी कंडीशन सुन लो, तीसरी, मेरे चाहे तो सारा निकाल लो जो भी रिजर्व है, पर बस एक मिनिमम बैलेंस छोड़ जाना, मिनिमम बैलेंस छोड़ जाना। पढ़िए, द बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर सच ड्रॉल, क्या लिखा हुआ है? आफ्टर सच ड्रॉल। अब इसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, तुम्हारे पास टोटल रिजर्व कितने थे, तुमने उसमें से निकलवाया कितना। मैं एग्जांपल दूंगा, समझना। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास पड़े थे जी
40 लाख। कितने पड़े थे? कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग यही वाला सिनारियो अलाउ हो गया तेरा, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का 10%, जो भी बना वो कितना बना सर आपका? 15 लाख। पर जैसा 15 लेकर आया, 15 में से 5 तो लॉस खा गया, तो विड्रॉल कितने नाम से हुआ? 10। अब 40 में से 10 गया डिविडेंड के नाम से, कितना बचा? 30। वो जो बचेगा ना, वो जो बचेगा ना, वो शैल नॉट फॉल बिलो, जो बचेगा निकालने के बाद, जो बचेगा शैल नॉट फॉल बिलो, क्या लिखा हुआ है? 15% ऑफ किसका? पेड अप शेयर कैपिटल एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड एफएस। मैंने ऊपर नजर मारी, इक्विटी पड़ी, प्रेफरेंस पड़ी। इक्विटी पड़ी 80 लाख, प्रेफरेंस पड़ी 40 लाख। कितनी पड़ी? 1/20 हो गया। 1/20 का 15%, 18 लाख। 1/20 का 15%, 18 लाख। क्लियर? ये होना चाहिए था रिजर्व। मेरे पास टोटल रिजर्व कितने थे? 40। निकला कितना? 10। बचा कितना? 30, जो कि 18 से तो निकाल लो पैसा, चलेगा, चलेगा, कोई इशू नहीं। तुमने क्या कहा था? तुमने तीसरी कंडीशन में क्या कहा था? निकालने के बाद जो रिजर्व बचेंगे वो कम से कम उस पेड अप शेयर कैपिटल के 15% के बराबर होने चाहिए। अगर कंप्लाई करता है करवा लो, हमें कोई इशू नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं 1% भी। बट अगर ये कंडीशन ब्रीच करी, हम नहीं करने देंगे। एग्जाम्पल लू, हमारे पास टोटल रिजर्व कितने थे जी? 25। कितने थे? में से कितना निकलवा लिया? कितना रह गया? चाहिए कितना मिनिमम? 10 लाख नहीं, 10 लाख नहीं। कितना निकालने दूंगा? क्योंकि तीसरी नंबर कंडीशन ब्रीच कर रही है। दोबारा सुनो, क्या बोला मैंने? मेरे पास टोटल रिजर्व कितने हैं? 25। एग्जाम्पल ले रहा हूं, हाइपोथेटिकल। 25 कितना निकलवा के खा गए? 10। अभी तो खा तो कहांगे, अभी तो रखा हुआ साइड पे कि देख तो ले तीसरी कंडीशन हाँ करेगी या ना। और ये बता रही थी मैक्सिमम अमाउंट, ये बता रहा है क्या? मिनिमम। मेरे पास मिनिमम बैलेंस इतना छोड़ जाना, मेरे पास सारा ले जाओ। और जब मैंने 25 में से 10 निकलवाया, कितना बचा? 15। और एज पर द पेड अप शेयर कैपिटल 15% कितना बनता है? 18 लाख। सर जी 18 रखना पड़ेगा। तो फिर क्या करें सर? डिविडेंड कम करो, डिविडेंड कम करो। जो आप कमिटमेंट, अलग है तेरी कमिटमेंट का क्या करें? जब लॉ ही सेट नहीं बैठ रहा, तुम्हारी कमिटमेंट क्या करेगी? मैं कहा जी मैं तो आगे लोगों को कह चुका, अब तू ही अपने मुंह से मना कर कि हम तो डिविडेंड देंगे नहीं। अगर देना भी है तो मैक्सिमम कितना निकलवा ले? 7। क्योंकि 7 लाख के अकॉर्डिंग कंडीशन 2 भी सही है, कंडीशन 3 भी सही है, और रेट वाला तो चलो अलग ही आ गया। हल्का सा समझ आया? एक छोटा सा क्वेश्चन करवा रहा हूं बस, ये लास्ट है मेरा। ड्यू टू, पहला ही वर्ड, ये तेरे मॉड्यूल का क्वेश्चन है अकाउंट्स का। ड्यू टू पहला ही वर्ड क्या लिखा हुआ है? देख, क्या वर्ड समझ आ रहा है? क्लिक हुआ? जहां वर्ड इनएडिक्वेसी आया, इसकी नजर क्या होगी? इसकी नजर किस पे होगी? रिजर्व्स। क्योंकि करंट ईयर में प्रॉफिट सफिशिएंट, ये बांटना चाह रहा होएगा ज्यादा, बांटना चाह रहा होएगा, इसको कहाँ आना पड़ेगा सर? रिजर्व। और जैसे ही रिजर्व में आएगा, वो 3 कंडीशन क्या हो जाएंगी? एक्टिव। सुनो सर, यहां पे वर्ड पढ़ो जी। ड्यूरिंग द ईयर, हाँ जी, 31 मार्च 22 2022 XYZ लिमिटेड प्रपोजेस टू डिक्लेयर, कितना कह रहे हैं ये? चलो, ये खुद से कह रहे हैं 10%। आउट ऑफ कहां से? ये वर्ड दिखा नहीं, मेरे माइंड में रूल 3 आना नहीं कि सर रूल 3 एक्टिव हो गया भाई, सिंपल सी बात। ये इनएडिक्वेट छोड़ो, लॉस बोल जाता और मजा आता, फिर वो 4 कंडीशन हो जाती, 3 भी नहीं। ये समझ आ रहा है वर्ड? इनएडिक्वेट होगा तो कितनी कंडीशन है? 3। और अगर लॉस है तो सेकंड वाली 2 में स्प्लिट हो जाएगी ना, कि जो बाहर आएगा उसमें से पहले कौन खाएगा? लॉस। आगे, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर सर्टेन द अमाउंट दैट कैन बी यूटिलाइज फ्रॉम द जनरल। मैंने ध्यान दिया, मेरे पास एक तो पड़ी है जी प्रेफरेंस, एक पड़ी है इक्विटी, एक पड़े जनरल रिजर्व। अब नेक्स्ट आगे बढ़ियो, कैपिटल रिजर्व्स। कैपिटल रिजर्व्स क्या काम आएंगे? No, sir. रीवैल्यूएशन रिजर्व।
चलो नेट प्रॉफिट करंट ईयर का करंट फाइनेंशियल का प्रॉफिट कितना है? पिछले 3 साल की एवरेज कितनी है? एक तो पास, क्या फर्स्ट कंडीशन? क्यों? एवरेज कितनी है? वो तो देना ही कितना चाह रहे हैं। अच्छा 10% देना किसको है? कौन? इक्विटी। इक्विटी वाले है कितने? 80 लाख टोटल अमाउंट वाइज। 80 लाख का 10%, अपने को कितने पैसों का जुगाड़ करना है सर? 8 लाख। पड़े कितने हैं? 3। 3 पड़े। रिजर्व तो भी भूल जाओ, फिर वही बात, रिजर्व को हाथ क्यों लगा रहे हो? 3 लाख पड़े हैं। कोई सूझवान व्यक्ति अपने में से, क्या 3 लाख पड़े हैं? हाँ तो दिख तो यही रहा है, 3 तो है। सोचो भाई, क्या बात है? 3 लाख पड़े हैं प्रॉफिट्स। हाँ बोलो भाई, ठीक तो है। आगे कौन बैठा है? प्रेफरेंस वाले नहीं बैठे। क्या ये 3 लाख रुपए इक्विटी वाले यूज कर सकते हैं? कैसे कर लोगे भाई? ऊपर कौन बैठा है पहले नंबर पे? ये 9% नहीं मांगेगा। यही गलती। मैं तभी कह रहा हूं, प्रेजेंट थोड़ा वाइडर सोच लेके बैठ। लेवल का फर्क है। मैं सर एक बात बताओ, नेट प्रॉफिट तो एसपीएल की लास्ट आइटम है। एसपीएल के बाद कौन शुरू होती हैं? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन में नंबर 1 पे कौन बैठा है? प्रेफरेंस डिविडेंड। भाई साहब 17.5 लाख का 9% वो नहीं खाएंगे। तो मैं क्या कहूंगा, 3 में से माइनस कर, कितना बोलियो? 17.5 का 9%, 157। ये तो ये खा गए। ये कौन आ गया? प्रेफरेंस वाले। कितना बचा? ये मैं यूज कर सकता हूँ, ये मैं यूज कर सकता हूँ, 3 लाख थोड़ी पड़े। यही स्टार्टिंग पॉइंट आपने देखना है क्वेश्चन में। नेट प्रॉफिट के आगे, अच्छा और बोल, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाओ, इसी क्वेश्चन को बनाओ, आगे जहां तक लेके जाना है, एक पेज तक का ले जाएंगे। चलो नहीं वेले हम लोग। यहां पे पर्टिकुलरली अगर मैं कह दूं बिफोर टैक्स, बिफोर डेप, मैंने न्यूमेरिकली डाला। पहले तुम क्या माइनस करोगे? डेप, देन टैक्स, देन प्रेफरेंस, फिर जाके प्रॉफिट अवेलेबल होगा किसके लिए? इक्विटी। अबे बता, चाहिए कितना? 8। कितना पड़ा है? तुम्हारी नजरों में रिजर्व कितना चाहिए अपने को? 657। पहले तो हर पर्सन यहां तक पहुंचा, हर पर्सन यहां तक पहुंचा। कंडीशन नंबर 1, रेट सही है। कंडीशन नंबर 2, मैक्सिमम कितना निकाल सकते हो? 1/10 ऑफ द किसका? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस, चाहे कैलसी चला लो साथ साथ। आपके पास ये दोनों किसका पार्ट है? पेड अप। ये किसका पार्ट है? पेड अप, इक्विटी और प्रेफरेंस। अच्छा आगे कौन यूज होएगा? सुन लो, इतने में तो क्वेश्चन ही खत्म कर देंगे, चाहे जिनके पास है ठीक है शेयरिंग कर लो, देख लो। नेक्स्ट आगे किसको यूज करेंगे? 25 लाख जनरल रिजर्व, क्योंकि सर कैपिटल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये तो आएगा नहीं। मुझे इनका टोटल बताइए तीनों का, इनका टोटल तीनों का। 1,22,50,000। 1,22,50,000। हाँ जी बाकी, हाँ बोलो भाई। 1,22,00,000 का 10%, 1/10। ये मिनिमम अमाउंट है या मैक्सिमम? कंडीशन नंबर 2 क्या कह रही है? रिजर्व में से पैसा निकलवाना है, 12-25 निकाल लो। मैं कहने 12-25 नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए ही कितना? मैं तो उल्टा डिमांड ही बड़ी कम लेकर आया हूँ। ये तो उल्टा ज्यादा देने को तैयार बैठे हैं। पर वेट, दूसरी कंडीशन अभी एक और पड़ी है। अच्छा इसमें क्या करंट ईयर में लॉस था? वो बीच वाली कंडीशन गायब। आप सुनो, ये मैक्सिमम अलाउड है, तुम कितना मांग रहे हो? 657। आज से मुकरना नहीं है। अपनी डिमांड 657,500 है, मेरे को इतना चाहिए। अब सुन, तीसरी कंडीशन, बैलेंस आफ्टर विड्रॉल। व्हाट यू हैव विड्रॉ? 657। सर जी 12-25 तो अगले कह रहे थे, मैं थोड़ी लेके आया हूं। मेरे को तो चाहिए कितना, सिर्फ कि मेरी कमिटमेंट पूरी हो जाए।
मेरे को चाहिए कितना, 657। एक बात बता, रिजर्व कितने पड़े, 25 लाख में से कितना निकाल ले, अगर कितना बचा, 18,42,500, जो कि इस पेड अप कैपिटल के 15% के बराबर या उससे ऊपर होना चाहिए। ऊपर है, मतलब बैलेंस बच रहा है, सही बच रहा है। 6,57,500 निकाल लो, चलेगा। करना सर, इसका 15% वॉल्यूम 80, ये कितना टोटल, 97,50,000 का 15% कितना आ रहा है, 14,62,500। सर ये तो बच ही कितना रहा है, 18,42, अपने को तो चाहिए कितना था, 14,62। चलने दो, 6,57,500 निकाल सकते हो, तीनों कंडीशन पार। दैट इज, ये एक छोटा सा पॉइंट है जो भी तो जस्ट मैंने इंट्रोड्यूस करा है, अभी चिंता का कोई विषय नहीं है, कहीं आधे वैसे ही साथ छोड़ दें, ठीक है ना, कि सर ये क्या लेवल निकल गया, मतलब लॉ का कर अकाउंट्स में बिठा लिया, लॉ ही है। इसके जैसे अपन 3 क्वेश्चन कम से कम कल और करेंगे, ये जस्ट एक छोटा सा बताना जरूरी था, क्योंकि रूल 3 पढ़ लिया, हल्का सा बताना जो, और देख ऑरली तेरे सामने सॉल्व करें। अब इसकी प्रेजेंटेशन डिपेंड करती है कि नेक्स्ट आगे क्या आएगी, वो 1 बाय 1 चलेंगे। हल्का सा क्लियर हुआ, 50% ही क्लियर हुआ, मेरा काम सफल है, अपना काम काफी है। क्योंकि नेक्स्ट मैं कल, ये भी आज सेशंस ओपन भेजूंगा ग्रुप में, 2-3 दिन तक एप्स आपकी सारी एक्टिव कर देंगे, देन आप उसको सब्सक्राइब करके पर्टिकुलरली अपना सारे लेक्चर्स ऑनवर्ड्स वहां चलेंगे। 2-3 दिन लेक्चर सारे आपको ओपन ही मिलेंगे, सुनो आराम से, जितनी मर्जी बार सुनो, पर हल्का सा एक क्वेश्चन दोबारा एक बार देखकर आना, समझे पॉइंट। बाकी चाहे छोड़ो, रूल 3 आपका छोटा सा होमवर्क है आज, रूल 3 आपने दोबारा देख के आना विद दिस क्वेश्चन, क्लियर। चलिए, ओके जी, थैंक्स अ लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट।